बीए पार्ट 2 में पढ़ने वाले वे उन तमाम विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे आप लोग यहाँ पिछले सीरीज में देखे हुए हैं कि पेपर 3 में हमने मात्र 10 क्वेश्चन को गेस किया हुआ था, जो 2 सीरीज में मैंने रखा था। आज फिर हम यहाँ 4 पेपर में, यानी कि चौथा पेपर जो आपका है, चौथे पेपर में भी मैं यहाँ 2 सेट में गेस करने का काम किया हूँ। और इस गेस के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके मात्र 2 सेट में 5 और 5 10 ही प्रश्न होंगे, और 10 में से आप अगर बेहतर ढंग से उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंक अपने परीक्षा में हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग यहाँ देखते हैं कि आपका सीरीज 1 है, सेट 1 है, जिसमें यूरोप के इतिहास के बारे में यहाँ 5 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। और 5 क्वेश्चन इसके बाद आपको फिर मिलेंगे, जो दूसरे सेट में मिलेंगे, आपके चौथे पेपर का है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणामों का विवरण दें। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका क्या कारण हुआ था, क्यों फ्रांसीसी क्रांति घटित हुआ था और उसके क्या परिणाम निकले थे, इस पे हमें चर्चा करना है। इस तरह के जो प्रश्न होंगे, यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित इसी प्रश्न को कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। फिर आपसे कहा जा सकता है फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन करें, या पुनः आपसे कहा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों का और आर्थिक कारणों का विवरण दें। तो इस तरह आपके एक ही प्रश्न को कई तरह से अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। बस आपको यह समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो यहाँ हम मूल बातों को बता रहे हैं, इसमें से जो अनिवार्य बातें होंगी, उस अनिवार्य बातों को वहां पे आपको बस लिख लेने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत यानी कि बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। और आपके 10 प्रश्न में से यह निश्चित है कि आपके जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे प्रश्न वहां पे आपके पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे, आपके इस गेस पेपर से टच करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के अगर हम कारणों का जिक्र करते हैं, तो यहाँ फ्रांसीसी क्रांति के अगर कहा जाए तो कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम कहें ऐसे कि सबसे पहले अगर हम कारण के रूप में देखें तो सामाजिक कारण अगर हम कहना चाहते हैं तो सामाजिक कारण, या फ्रांस की जनता की कठिनाइयों की बात अगर करते हैं, यानी कि इसके कारण में अगर हम देखते हैं तो कारण में सामाजिक कारण आप ले सकते हैं, या सामाजिक कारण में, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रांस के जनता के बीच में कई तरह की कठिनाइयां हुआ था। इन कठिनाइयों को एक कारण बनाया गया है जो कि सामाजिक कारण में ही आता है। जिसमें क्रांति के उस समय की बात अगर किया जाए कि क्रांति के समय जो फ्रांस की स्थिति था, ऐसे फ्रांस की स्थिति में सामाजिक स्थिति जो था वह पूर्ण रूप से दूषित हो चुका था। और इतना वह दूषित हो गया था कि जनता के समक्ष अगर कहा जाए तो जनता के समक्ष कई तरह की कठिनाइयां सामने आने लगी थी। जनता अपने कठिनाइयों से काफी प्रभावित हो चुकी थी। जिसमें अगर हम अलग अलग जनता की कठिनाइयों का यहाँ पे जिक्र करें तो हम देखेंगे कि धन की अपेक्षा, अगर हम कहें कि धन की अपेक्षा जो कुलीन वर्ग के स्थिति था वह बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था। इसके अलावा अगर कहा जाए कि यहाँ कुलीन वर्ग में भी असंतोष व्याप्त हो चुका था, और इस तरह से यहाँ जो कुलीन थे, कुलीन के मर जाने पर उसके जो बड़े पुत्र होते थे, उस बड़े पुत्र को धन का 2/3 भाग ही मिलने की स्थिति होता था, और शेष उनके अन्य जो सभी पुत्र होते थे उन पुत्रों के बीच में उसे वितरित कर दिया जाता था। इससे कुलीन भी धीरे धीरे क्या हुए थे, तो गरीब स्थिति में आ गए थे, और सुरा सुंदरी की स्थिति वहां बन गई थी। बुरी आदतों के कारण अगर कहा जाए कि कुलीन वर्ग के लोग जो थे वे बिल्कुल कंगाल की स्थिति में आ गए थे। तो यहाँ सामाजिक रूप से कुलीन भी यहाँ क्रांति के कारण बन गए। अगर हम देखें तो यहाँ फ्रांस की समाज का अगर हम तुलना करते हैं तो समाज में स्वतंत्रता पर यह बिल्कुल आश्रित नहीं था। और खासकर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यह स्वतंत्रता पर आश्रित नहीं था, तो वहां तो एक तरह से जन्म को ही बिल्कुल महत्व दिया जाता था कि फ्रांस में यदि जन्म हुआ तो जन्म के हिसाब से उसको महत्व दिया जा रहा था। और खासकर लोगों को खास रूप से उन्नति करने के यहाँ साधन बनाए गए थे, वह यहाँ उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद अगर हम दूसरे बिंदुओं पर, यानी अब तीसरे बिंदु पर हम विचार करते हैं तो देखेंगे कि वहां समाज जो था, समाज के अधिकारों की या समाज के अधिकारों में एक अलग तरह की विषमताएं वहां पे मौजूद कर दी गई थी, विषमताएं वहां पैदा कर दी गई थी। और ऐसी विषमता की गई थी कि कुछ ऐसे लोग होते थे, वैसे लोगों को विशेषाधिकार का उपयोग
करने थे होते थे, और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको तरह तरह के यहाँ अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और खासकर जिससे समाज की अगर हम स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो समाज में बिल्कुल असंतोष की स्थिति व्याप्त हो चुका था। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि फ्रांस में खासकर कहा जा सकता है कि समाज जो था वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे बड़े टुकड़ों में यह बंट चुका था। अमीर गरीब में भेदभाव हो चुका था, और खासकर यह ऐसे लहर दौड़ गया था कि यह आने वाले समय में और इसका उत्तरोत्तर वृद्धि होते जा रहा था। और खासकर जब यह स्थिति वृद्धि होते जा रहा था तो यह कहा जा सकता है कि इस बुरे स्थिति को यहाँ आपसी कलह का एक कारण माना जा सकता है, और आपसी कलह के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति एक निश्चित घटना मानी जा सकती है इस स्थिति पे। फिर अगर हम देखें अगले बिंदु के रूप में तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस में या फ्रांस की जो समाज थी उस समाज की दशा इस प्रकार से हो गई थी कि वह 3 तरह के लोग वहां रहते थे। फ्रांस में जो सामाजिक स्थिति बना हुआ था वह 3 तरह के लोगों के बीच में था। एक वैसे लोग होते थे जो कुलीन वर्ग के होते थे, दूसरे वैसे लोग होते थे जो पुरोहित वर्ग के होते थे, और तीसरे वैसे लोग होते थे जो साधारण नागरिक होते थे। तो यहाँ कुलीन जो थे, कुलीन और पुरोहितों को तो कई तरह के विशेष अधिकार दिए जा चुके थे, लेकिन यहीं पे साधारण लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। तो ये निश्चित है कि एक दूसरे के बीच में वैमनस्य की भावना जब आएगी तो यह क्रांति का होना तो तय है। फिर यहाँ देखेंगे कि समाज जो था, वहां समाज में सबसे ज्यादा कुलीन वर्ग के लोगों का बहुत अपना प्रभुत्व बना हुआ था, और कुलीन वर्ग के लोग जो सामाजिक प्रभुत्व में ऊंचे पद पर यहाँ अपने पद को धारण किए हुए थे। खासकर कहा जाता है कि सरकारी पदों में जो सरकारी पद था, तो सरकारी पदों की नीलामी भी कुलीन लोग ही यहाँ खरीदते थे या उसकी नीलामी करते थे। इसमें से समाज में एक तरह से दूषित वातावरण धीरे धीरे फैलते जा रहा था। फिर हम अगले बिंदुओं पर यानी कि हम 7वें बिंदु पर विचार करते हैं तो हम देखेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम कहें तो यह समाज जो था, इस समाज में बिल्कुल असंतोष व्याप्त हो चुका था। धार्मिक नजर से भी समाज में एक असंतोष व्याप्त हो चुका था, और यह संतोष जो था यानी चर्च यहाँ पे 2 भागों में वितरित हो चुका था। चर्च के 2 स्थिति बंटने का मतलब कि एक उच्च पुरोहित हुआ करते थे और दूसरा जो था यहाँ निम्न पुरोहित यानी सामान्य पुरोहित जिसको कहा जा सकता है। तो चर्च भी 2 हिस्सों में बंट गया था, उच्च पुरोहित और सामान्य पुरोहित के रूप में। इसके बाद यहाँ उच्च पुरोहित जो होते थे वो बहुत ही धनवान हो जाते थे, और जो साधारण पुरोहित होते थे वे बिल्कुल कंगाल हो जाते थे। अब स्थिति ये होता था कि जो बहुत धनवान हो जाते थे वैसे पुरोहित क्या करते थे, तो भोग विलास की जिंदगी में लीन हो जाते थे, और उनके अंदर भोग विलास जब लिप्त हो जाती थी तो वे सामान्य पुरोहित या जो धार्मिक विचार वाले होते थे और जो एक तरह से कहा जाए कि कर्मकांडी थे, वे भूखों मरने की स्थिति में भी थे। और दोनों के बीच में जब मेल भाव नहीं होगा तो निश्चित है कि यहाँ एक तरह का क्रांति होना तो तय है। फिर हम यहाँ फ्रांस की स्थिति में और देखते हैं कि यहूदी लोगों के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहूदी रोमन की बात करेंगे, कैथोलिक की बात करेंगे, और प्रोटेस्टेंटों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च के बिल्कुल अधीन बना दिया गया था, और उसी के अधीन इसे रहना भी पड़ता था। फिर यहाँ जो प्रोटेस्टेंटों जो होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति होता था उस संपत्ति पर रोमन कैथोलिक का स्वतः अधिकार हो जाया करता था, और इस तरह उसके वंशज से कोई मतलब नहीं होता था। तो इस वजह से फ्रांस में एक धार्मिक द्वेष बढ़ते जा रहा था, और यह एक क्रांति का रूप पकड़ लिया। फिर हम यहाँ 9वें पॉइंट पे बात करते हैं कि कैथोलिक को छोड़कर अगर हम बातें करें कि कैथोलिक जो लोग थे, तो कैथोलिक को छोड़कर किसी को भी धार्मिक रूप से अगर कहा जाए कि धार्मिक रूप से या ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए यानी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, और यह क्रांति का कारण बन गया। फिर हम 10वें बिंदु पे देखते हैं यानी कि सामाजिक बिंदुओं में यह 10 भागों में हमने बांटने का काम किया है। कि जैसे यहाँ देखेंगे कि श्रमिक वर्ग है, तो ऐसे श्रमिक वर्गों के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि ये अधिक देर तक काम करने की उनको बाध्यता दे दी गई थी कि जो श्रमिक वर्ग के लोग थे उनको ज्यादा देर तक कार्य करना होगा, और वेतन भी उसके अनुपात में बिल्कुल कम दिया जाता था। काम बहुत ज्यादा लिया जाता था लेकिन वेतन बहुत कम दिया जाता था। और फिर कृषक वर्ग के जो लोग होते थे उनकी भी दशा अगर कहा जाए तो बहुत विचारणीय थी। वह सोचने की स्थिति में थे, बहुत मजबूर स्थिति में थे। और भूमिदास जो लोग हुआ करते थे तो भूमिदास में और कहा जाए कि अरदासों के रूप में भी यह एक वैसी ही दशा बनी हुई थी। और यह जब ऐसी ही दशा रहेगी तो यहाँ ये लोग जो यहाँ करों के बोझ से काफी दबे हुए थे, और जब करों के बोझ से दबे स्थिति में और
उनके साथ कई तरह के शोषण का कार्य जब किया जाता था, तो इससे भारी एक तरह का कहा जाए कि बहुत बड़ा असंतोष यहाँ पे व्याप्त हो गया और यह एक क्रांति का रूप पकड़ लिया। तो इस तरह समाज के क्रांति के रूप में हम सामाजिक कारण में हम देखेंगे कि यहाँ जो फ्रांसीसी क्रांति में जो सामाजिक कारण है, तो सामाजिक कारणों को हम लोगों ने यहाँ जिक्र किया। फिर आगे हम देखते हैं इसके बाद अगर हम दूसरे बिंदुओं को देखें, तो दूसरे बिंदु में जैसे पहला सामाजिक कारण हुआ, दूसरा अगर हम कहें तो इसको हम सांस्कृतिक कारण में भी वर्णन कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक कारण में हम देखेंगे कि सांस्कृतिक कारण जो है कि सांस्कृतिक स्थिति इस प्रकार से बनी हुई थी कि इसे हम एक तरह का हम कहें तो मनोभावना का कारण भी हम कह सकते हैं, मानसिक स्थिति के कारण को भी हम यहाँ जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक स्थिति में अगर हम देखें कि क्रांति होने के पहले अगर यहाँ फ्रांस में मुख्य रूप से अगर देखा जाता है, तो फ्रांस में सामान्य तौर पर यहाँ एक क्रांति पहले भी हुआ था। और सामान्य रूप से यहाँ जब क्रांति पहले हुआ था, जिसमें दार्शनिक लोगों के माध्यम से यह क्रांति समझा जा सकता है कि दार्शनिक लोग जो थे फ्रांस के, इन लोगों के माध्यम से क्रांति हुआ था। और इसमें इस दार्शनिकों में अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे नाम लिया जा सकता है। और 3 व्यक्तियों में जिसमें हम मॉन्टेस्क्यू का नाम ले सकते हैं, या हम फिर ये देख सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के साथ वॉल्टेयर का नाम ले सकते हैं, या फिर हम दिदरो का नाम ले सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रांस में एक तरह के मानसिक रूप से क्रांति करने का काम पहले ही किए थे। और इसी आधार पर जैसे हम रूसो और दिदरो को भी बातें अभी किया गया कि दिदरो को ले सकते हैं, रूसो को भी ले सकते हैं। और इस तरह से मॉन्टेस्क्यू ने जब वे इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड जाने के साथ यानी इंग्लैंड के शासन को उन्होंने पक्ष लेने का काम किया था। और जब इंग्लैंड का शासन का पक्ष मॉन्टेस्क्यू ने लिया था, फिर वॉल्टेयर जो थे अपने तर्क के आधार पर कहा जाता है कि वे इस तरह के बातों को या इस तरह के कार्यों को उन्होंने सर्वोपरि स्थान देने का काम किया था। और जैसे ही उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया, तो रूसो जैसे दार्शनिक की बात करेंगे कि सामाजिक संगठन का जो कार्यकर्ता है, यानी कि वो कार्यक्रम में जनता के सामने उन्होंने अपने बातों को रखने का काम किया। और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है, और दिदरो यहाँ पे विश्व कोष के द्वारा जनता की सेवा करने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो इस तरह से इस तरह के जो फ्रांस की क्रांति की अगर हम बातें करते हैं, तो फ्रांस की क्रांति जो था सांस्कृतिक कारण के साथ साथ यहाँ मानसिक कारण के रूप में भी हम इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। फिर हम इसके तीसरे बिंदु पे देखते हैं कि तीसरे बिंदु के रूप में अगर हम कहें तो इसको आर्थिक कारण में हम इसका जिक्र कर सकते हैं कि आर्थिक कारण जो फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण के रूप में, तो फ्रांस की जो दशा थी, अर्थव्यवस्था था, वहां का रुपया पैसा का माहौल था, ये इतना खराब हो चुका था, इतना वो जर्जर अवस्था में आ चुका था कि हम एक तरह के क्रांति का कारण समझ सकते हैं। क्योंकि राज का जो कोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। और राज का कोष खाली हो जाने के साथ यहाँ नए नए तरह के जनता पे कर का बोझ लादने का सरकार के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा कार्य किया जाता था। और जिसकी पूर्ति करने में अगर वहां पे सरकार निश्चित है कि यानी वहां के सम्राट विफल हो रहे थे। जनता पे जब अनावश्यक कर लादा जाएगा तो जनता कहां से भुगतान करेगी? जनता को भुगतान करना बड़ी ही मुश्किल, क्योंकि नए नए तरह के कर, जैसे अगर मान के चलिए कि देश का खजाना खाली हो जाए तो जनता पे कितने तरह के कर को लादा जा सकते हैं। नए नए तरह के नाम रख के करों का यहाँ पे स्थान दिया गया। और जो विशेषाधिकार प्राप्त वैसे लोग वहां के होते थे, तो वैसे लोगों को वह कर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो विशेषाधिकार लोग हैं, यहाँ एक तो खजाना खाली है, दूसरा स्थिति देखा जा रहा है कि नए नए ढंग के करों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें भी विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो हैं उन लोगों को करों से मुक्त रखा जा रहा है। तो बाकी की जो जनता है उसके अंदर तो एक तरह का क्रांति का ज्वाला तो भड़क ही उठेगा। और इस तरह के ज्वाला भड़केंगे कि कहा जा सकता है कि जनसाधारण और जनता में अब तो यह स्थिति बन चुकी थी कि यह कर देने के योग्य जनता नहीं थी, कर देने के सक्षम भी नहीं थी। और इस तरह से राजस्व प्रणाली में जो परिवर्तन यहाँ पे देखा जा सकता है कि यह परिवर्तन करना बिल्कुल आवश्यक स्थिति बन चुका था। और शासक के लिए अगर ऐसे भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इसके लिए कोशिश भी इसी प्रकार की थी, लेकिन कोई भी फल इसका यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। हम लुई 16वां की बात करते हैं कि लुई 16वां ने तो इसके लिए तो यहाँ पे तोड़ भी अपना निकाल लिया था। यहाँ तुर्जो के रूप में जिन्होंने कई अर्थशास्त्रियों को बहाल भी कर लिया था। और खासकर कहा जाए कि उन लोगों ने यहाँ सुधार के नाम पर यानी राज्य को सुधारात्मक सुझाव भी अलग अलग ढंग से देने का काम किए, लेकिन उनके सुझाव को सुझाव ही सम्राट के द्वारा रहने दिया गया।
सुझाव पे सम्राट ने किसी तरह का अपना असर नहीं दिखाया और उन सबों को एक राजा के द्वारा कहा जा सकता है कि एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अर्थशास्त्री कभी भी गलत राय नहीं दे सकते हैं किसी भी सम्राट को। तो उन लोगों के द्वारा दिए गए रायों के माध्यम से यह सम्राट को पसंद नहीं था, और सम्राट को जो पसंद नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि सम्राट में हामी नहीं भरने के कारण उन्हें धीरे धीरे राज्य से वापस कर दिया गया, और जिससे परिस्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई, और इतनी बिगड़ गई कि यहाँ राजा जो है, राजा ऐसे परिस्थितियों पर काबू पाने में अपने शक्ति को सही ढंग से साबित नहीं कर सका, और इसका परिणाम यह देखने के लिए मिलेगा। इसका कारण हम कह सकते हैं यहाँ फ्रांस की क्रांति होना लाजमी था। फिर हम यहाँ राजनीतिक कारण का जिक्र करते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण में अगर हम समझेंगे कि राजनीतिक कारण किस प्रकार का यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, तो हम क्रांति के साथ साथ राजनीतिक कारणों के अगर तत्वों को समझने की बात करें तो इसे अलग अलग ढंग से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तत्व के रूप में देखेंगे कि एक अयोग्य शासन व्यवस्था। तो अयोग्य शासन व्यवस्था जैसे आप लुई 13वां, लुई 15वां और इसके साथ साथ सभी तरह के जो फ्रांस के अयोग्य राजा यहाँ पे शासन किए थे, लेकिन इनमें योग्य शासक और कुशल सेनापति का अगर कहा जाए कि कुशल सेनानी की और कुशल सेना जो थे या और कुशल रणनीतिज्ञ की यहाँ पे बिल्कुल अभाव और ऐसे गुणों का सर्वथा अभाव देखने के लिए हमेशा मिला है। क्योंकि इसके ठीक पहले सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, इस सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को जो क्षति उठानी पड़ी थी, तो उस क्षति के माध्यम से कहा जा सकता है कि उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। क्षति इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसे भुलाना इतिहास के लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी के कारण से देख सकते हैं कि क्योंकि इसी कारण अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ देखेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध में जो क्षति यहाँ उठाया गया था, और इस तरह से फ्रांसीसी सत्ता का जब यहाँ पे बिल्कुल कहा जाए तो अंत ही हो चुका था। फ्रांस की सैनिक शक्ति मिट्टी में मिल जाने की स्थिति में आ गई थी। घरेलू और बाहरी जो स्थिति था, यानी कि समस्याएं जो थी फ्रांस में, या फ्रांस की शक्ति क्षीण होते हुए नजर आ रही थी। और जैसे ही यहाँ पे लुई 17वां जो था, इसमें देखा गया तो इसमें किसी तरह की ऐसी क्षमता नहीं थी जो शासन को संचालित कर सके। वह अपने रानी, उनकी जो थी वो रानी आंतोयन के रूप में जो रानी उनकी थी, वे बहुत उससे प्रभाव में रहता था, और वह नीच प्रकृति की एक औरत कही जा सकती है कि बहुत ही नीच प्रकृति की वह एंतोयन औरत थी। और वह ऐसे भी कहा जाता है उस औरत के बारे में कि वह अपव्ययी भी थी, यानी कि वह बहुत ज्यादा खर्चे को यहाँ सम्राट के माध्यम से कराने का प्रयास करती थी, और उसी के कहने पर राजा जो होते थे अपने योग्य मंत्री को हटा भी दिया करते थे, या किसी मंत्री को वहां पे बहाल भी कर लिया करते थे, जिससे फ्रांस की जनता उस महिला के प्रति एक तरह के विद्रोही के रूप में पहले से ही भूमिका निभा रही थी। और एक विद्वान ने तो यहां तक कह दिया है कि रानी मेरी एंटोइन के संबंध में उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कहा है कि हर ब्यूटी एंड charm bowed to no help. She appealed to the shrine who was drawing the sleep. यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से उसकी सुंदरता के बारे में यहाँ जिक्र किया जाता है कि वह किसी भी तरह के अपनी सुंदरता को इस तरह से वो प्रस्तुत करने का कार्य करती थी कि वह राज्य पे कभी भी भारी पड़ जा रहा था। और फिर हम दूसरे बिंदु पे देखते हैं राजनीतिक कारण में कि अगर हम कहें कि अव्यवस्था के रूप में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो अव्यवस्था में देखेंगे कि फ्रांस में के शासन में बिल्कुल अव्यवस्था फैली हुई थी। इसीलिए तो यहाँ कहा जाता है कि सभी जगह पे अशांति का साम्राज्य बना हुआ था। पूरे देश में एक तरह का कानून का यहाँ प्रचलन नहीं था, और इसका कारण हुआ कि जब सभी जगह पे एक जैसे कानून नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां पे क्रांति होना तो तय है। इसके बाद यहाँ राजनीतिक कारण में हम अत्याचारी कानून की भी बात कर सकते हैं कि जैसे अत्याचारी कानून था, तो अत्याचारी कानून का मतलब हम कह सकते हैं यानी कि जो कानून का कोई लेखा जोखा किसी तरह का एक रूपता नहीं होने के कारण राजा जो होते थे पूर्ण रूप से एक निरंकुश राजा के भूमिका में आ चुके थे। उनकी इच्छा ही जो मन में होती थी वही कानून बन जाता था। जो मन में सोच लेते थे उसे कानून समझ लेते थे। राजा के विरोधी अगर जो भी विरोध करते थे उन्हें जेलों में जाके और जेल की हवा खाने की स्थिति आ जाती थी। वह हस्ताक्षर करके वारंट के द्वारा लोगों को तबाह कर देने का काम किया करते थे।
प्रजा के अंदर अगर कहा जाए कि करों से यानी करों के बोझ से वह प्रजा जो थी करा रही थी और बहुत ही करा रही थी, जिसमें जनता के कष्टों का एक तरह से किसी तरह का ध्यान सम्राट के द्वारा जब नहीं दिया जा रहा था, तो अत्याचारी कानून से यह बिल्कुल जनता तंग थी। और इसका परिणाम हुआ कि क्रांति यानी लोग क्रांति करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और इतने तैयार हुए कि फ्रांस में क्रांति का एक बहुत बड़ा रूपरेखा तैयार हुआ। फिर हम यह राजनीतिक क्रांति में फिर देखते हैं कि राजनीतिक क्रांति में राजघराने का जो अपव्यय की बात करेंगे तो इसे भी एक पॉइंट में रख सकते हैं कि राजघराने में भी अपव्यय की बात आती है। कि जैसे यहाँ पे हमने रानी मेरी एंतोयन की बात जो मैंने किया, तो मेरी एंतोयन जो थी वो राजघराने का खजाना बहुत ज्यादा अपव्यय कराती थी। यानी कि राजकोष में जो धन होता था उस धन को राजा रानी और उसके दरबारी लोग जो होते थे पानी की तरह बहाने का काम करते थे और जनता पे बेमतलब का टैक्स लादा करते थे। और इस तरह से जो लुई 14वां हुआ, लुई 14वां ने बरसाई के राजमहल को यहाँ 30 करोड़ खर्च से बचाने का काम किया था। यहीं पर अगर कहा जाए कि भोग विलास में वो मस्त रहा करता था। महल का शान शौकत भी इस प्रकार से बना हुआ था कि हर साल अगर हम जिक्र करते हैं तो 8 करोड़ रुपया यहाँ महल के खजानों में खर्च किया जाता था, महल के खजाने में लुटाए जाते थे। और खासकर यह भी कहा जा सकता है कि रानी की यहाँ सेवकों की संख्या, मात्र एक रानी के देखरेख के लिए सेवक की संख्या जो था वह 500 सेवकों को रखा गया था, जो रानी के देखरेख करने के लिए 500 लोग हुआ करते थे। और ये लोग खुद ही मौज उड़ाया करते थे। और दूसरी ओर अगर कहा जाए कि प्रजा भूख से तड़प रही थी, अर्थात प्रजा जो थी भूख से मर रही थी, और ऊपर से जो था यहाँ जनता के ऊपर करों का बोझ लादते हुए नए नए तरह के करों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्रांति होना तो निश्चित है कि क्रांति होगा ही। फिर हम यहाँ राजनीतिक कारण में फिर देख सकते हैं कि अवैधानिक शासन व्यवस्था। तो अवैधानिक शासन व्यवस्था में अगर हम कहें तो राज्य भर में जो कानून बनाया गया था, इस कानून की कोई समान पुस्तक यहाँ पे नहीं बनी हुई थी। एक तरह के कानून नहीं थे, क्योंकि राजा जो मन में सोच लेते थे वही कानून हो जाता था। तो इसके लिए कोई पुस्तक नहीं था, कोई संविधान नहीं था। राजा ही एक तरह के कानून के निर्माता माने जाते थे। और राजा जब स्वयं कानून के निर्माता होंगे तो हो सकता है कि एक ही बात के लिए अलग अलग मुंह से शब्द निकल जाए, और अलग अलग शब्द जो निकलेंगे अर्थात कानून में परिवर्तन के लिए जब यहाँ लोग राजा के पास प्रार्थना पत्र भेज देते थे, तो वैसे स्थिति में राजा जो होते थे यहाँ कानूनों के आधार को भी अधिकारी वर्ग यहाँ नहीं मानते थे। और खासकर इस तरह से फ्रांस में कोई समान विधान नहीं होने के कारण, एक तरह के कानून व्यवस्था नहीं होने के कारण आप समझ सकते हैं कि क्रांति तो होना निश्चित है। फिर यहाँ राजनीतिक कारण में हम और भी देख सकते हैं कि रानी मेरी एंतोइन का जो स्वभाव था, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया हुआ था कि रानी की जो कारण था, रानी की वजह था, इससे फ्रांस की हालत और दिन पर दिन बद से और बदतर होती जा रही थी। यह ठीक ही कहा जा सकता है कि वह अत्यंत सुंदरी थी, परंतु उससे भोग विलास की मात्रा भी कम नहीं थी। सुंदरता के सामने वो भोग विलास बहुत ज्यादा करती थी। जहां एक विद्वान यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए तो यहां तक कह दिए हैं कि मैरी अंटोनी वाज दैट एरोगेंट, frivolous and practical daughter of the husbands to whom France seemed only a bottom falls to be drawn for her pleasure। यानी कि यहाँ कहा जा सकता है कि रानी का जो राजा पर एक तरह से पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था, उसे भले बुरे का किसी तरह का ज्ञान नहीं था। और अंततः क्रांति का जो श्री गणेश हुआ, यहाँ अगर कहा जाए कि श्री गणेश कराने में रानी की भी भूमिका कम नहीं आंकी जा सकती है। फिर यहाँ अगर हम देखें अन्य कारण के रूप में, तो अन्य कारणों में अगर हम जिक्र करते हैं, यानी कि यहाँ राजनीतिक कारण के ही पार्ट में अन्य कारण में देखेंगे तो फ्रांस की जो बिगड़ती हुई हालत थी, बिगड़ती हुई दशा थी, इस दशा के समय में अमेरिका में भी एक तरह का संग्राम चल रहा था, जिससे फ्रांस के लोगों को एक अत्यधिक यहाँ पे प्रेरणा देखने के लिए मिली। अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा जब मिली और वहां से लौटकर वे लोग फ्रांस के क्रांति की जो भावना को फैलाने का काम किए, और उनके यहाँ की जो बुराइयां थी, इस बुराइयों को दूर करने के लिए वहां की जनता भी जब तैयार हो गई, तो निश्चित रूप से वैसे साम्राज्य को हटाना पहले जरूरी समझा गया। जब तक वो साम्राज्य हटेगा नहीं, तब तक वैसे भ्रांतियों को दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे अवगुणों को हटाया नहीं जा सकता है।
फिर हम यहाँ अगले अन्य कारण में देखेंगे कि राजा ने जब यहाँ पे क्या किया कि नवीन कर लगाया, नए नए तरह के टैक्स लगाने का काम किया, तो लोगों ने उसका विरोध भी किया था और जिसका परिणाम हुआ कि स्टेट जनरल की बैठक वहां बुलानी पड़ गई। और जब स्टेट जनरल की बैठक हुई जिसमें राजा के कार्यों की बहुत ही निंदा की गई और इतनी निंदा की गई जिसमें कहा जा सकता है कि इसका परिणाम हुआ उसके अत्याचारों का यहाँ भंडाफोड़ हो गया और इसका परिणाम हुआ कि बिखरी हुई जो जनता थी वह संगठित होने लगी और क्रांति का यहाँ झंडा जो था ऐसे क्रांतिकारियों के हाथों में और उन्होंने संभालने का काम किया। फिर एक ऐसी भी स्थिति आता है कि दैवी प्रकोप भी वहां पे होता है कि दैवी प्रकोप के कारण उस समय फ्रांस में एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत भारी अकाल पड़ा था और इतना भारी अकाल पड़ा जिससे जनता भूखे मरने की स्थिति में आ गई। स्त्रियों की भीड़ जो थी वो राजमहल की तरफ चल दी थी। स्त्रियां एक झुंड बनाकर राजमहल की तरफ जब चलने लगी थी और राजा वैसे महिलाओं को कैदी बनाकर पेरिस ले जाने के काम करने लगे। और इस तरह से एक क्रांति का एक कारण भी हो सकता है कि एक भूख से तड़पते हुए यहाँ जो तंगियों से तड़पते हुए लोग जो थे वह राजा से आग्रह कर रहे हैं और यहाँ राजा क्या करते हैं कि वैसे लोगों को बंदी बनाकर कैदी बनाकर जब पेरिस भेज देते हैं तो उसके सगे संबंधी उसके अपने लोग जो होंगे वह क्रांति के साथ तो कूदेंगे ही और साथ में महिलाएं भी कूदेगी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इस पे एक बात आता है कि क्या फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य थी, अगर ऐसे बात आता है तो मैं इस पे किसी भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं ताकि इसमें इस संबंध किसी भी तरह के प्रश्न जब आते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे कि क्या फ्रांस की क्रांति अनिवार्य थी। तो इस बातों पर अगर हम बातें करते हैं कि इसी संबंध में अलग अलग तरह के विद्वानों ने यहाँ अपने अपने विचारों को रखने का काम किए हैं कि फ्रांस की क्रांति जो था यहाँ कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह अनिवार्य था, लेकिन विषम परिस्थिति के कारण में विद्वान जो थे अलग अलग मतों का यहाँ पे जिक्र करते हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति अनिवार्य नहीं थी। इसके विपरीत कुछ ऐसे विद्वान कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति अनिवार्य थी और कुछ कहते हैं नहीं थी, तो वह कुछ योजना का परिणाम नहीं था बल्कि अगर कहा जाए कि वह तो ऐसे कुछ घटनाओं की प्रगति के फलस्वरूप ही यहाँ हुआ था जिससे लोग रोक सकते थे क्योंकि वे सारी बातें रोकने योग्य थी, लेकिन कुछ ऐसे भी नहीं हो सके जिसके कारण अगर कहा जाए, इसलिए ऐसा प्रतीत ही होता है कि फ्रांस को एक विकराल घाव हुआ था और ऐसे विकराल घाव हुआ था जिसको लोग दावा दारू से अच्छा कर सकते थे क्योंकि वह घाव कैंसर नहीं था, वह घाव था कैंसर का रूप नहीं था कि जिसका कोई इलाज ही नहीं हो सके। अतः निष्कर्ष के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फ्रांस की शासन व्यवस्था को बिगाड़ने में लुई 16वां जो था यहाँ पे एक तरह से अयोग्य ही साबित हुआ था और बहुत बड़ा उसी का हाथ माना जा सकता है। अगर वह योग्य होता और कुशल तथा पक्का रणनीतिज्ञ होता तो फ्रांस को तो रोकता ही और साथ साथ क्योंकि वह ऐसे पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि ऐसे कार्यों के माध्यम से, वो सुधार के माध्यम से वह ऐसे कार्यों को कर लेता, अपनी कुशलता से फ्रांस की राज्य क्रांति को यहाँ पे रोकने का प्रयास बिल्कुल करता क्योंकि वह रोक सकता था। अगर वो राजा चाहता, यहाँ लुई 16वां चाहता तो फ्रांस की क्रांति को रोक सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। इसलिए इस दृष्टि से अगर कहा जाए कि फ्रांस की क्रांति अनिवार्य थी तो यह सिर्फ उन घटनाओं की प्रगति के फलस्वरूप हुई जिन्हें राजा अपनी चतुर नीति के कारण ही सफलतापूर्वक यहाँ टाल सकता था, लेकिन टालने का काम नहीं किया। तो इस गैस के दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण का वर्णन करें। इसको भी कई तरह से दिया जा सकता है, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जर्मनी का एकीकरण होने का क्या कारण था। तो ऐसे ऐसे करके आपके कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर वही होगा जो अभी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जर्मनी के एकीकरण के वर्णन करने पे, यानी कि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति में अगर यह बात स्पष्ट रूप से पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीयता की भावना का बिल्कुल यहाँ पे विकास किया गया था। 18वीं शताब्दी तक अगर हम इसमें चर्चा करें कि 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रीयता की भावना के लाभ जो थे, यह लाभ से बिल्कुल अवगत नहीं हो चुके थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न जो राष्ट्रों के अभ्युदय की बात करेंगे कि राष्ट्रों का जो अभ्युदय हुआ था, यहाँ तक कि राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने वाले जो नेपोलियन बोनापार्ट का अगर हम जिक्र करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, इनका भी पतन भी इसी भावना के विकास के कारण हो चुका था।
नेपोलियन के समय में ही जर्मनी जो था राष्ट्रीयता की शिक्षा ग्रहण यहाँ कर चुका था, और फ्रांस की जो क्रांति थी, यानी फ्रांस की क्रांति के प्रारंभ में ही अगर हम बातें करते हैं कि पूर्व जर्मनी की राष्ट्रीयता, यहाँ पे जो पूर्व जर्मनी की राजनीतिक अवस्था थी वह इटली की तरह बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था। जर्मनी में एक अनगिनत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और उनमें से अधिकांश राज्य जो थे पवित्र रोमन सम्राट के रूप में अगर देखेंगे उसी के अधीन में हुआ करते थे। इसी प्रकार जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया का अधीन आ चुका था, और खासकर वहां निरंकुश सम्राटों के हाथों से निकलना उनके लिए बिल्कुल असंभव सा प्रतीत हो रहा था। जर्मनी के ऐसे ही अगर सभी राज्यों के में प्रसा का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली के रूप में देखें तो यह शक्तिशाली था, क्योंकि नेपोलियन ने सबसे पहले जर्मनी में यहाँ राइन संघ की स्थापना करके जर्मनी को राष्ट्रीयकरण का यहाँ पाठ पढ़ाने का अपना भरसक प्रयास भी किया था। फिर हम 1815 ईस्वी की दशा को समझते हैं कि 1815 ईस्वी में वियना की कांग्रेस जो थी, वियना की कांग्रेस द्वारा जर्मनी की एकता को भंग कर देने का काम किया गया। फिर उसे छोटे छोटे राज्यों में उसे प्रांतों में विभक्त करने का काम किया गया। ऑस्ट्रिया को फिर से उसके आंतरिक जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार जब प्राप्त हो गया, तो चूंकि जर्मनी की स्थिति को देखते हैं फिर यहाँ कि राजनीतिक जर्मनी का जो संगठन चाहते थे, तो राजनीतिक रूप से संगठन चाहते थे, लेकिन उनके मार्ग में कुछ इस तरह की बाधाएं आ चुकी थी जिन्होंने उसके कार्य को यहाँ पे बहुत ही कठिन बना देने का काम किया था। अब ऐसे कठिन बना देने के काम किया था जिसमें कठिनाइयों की बात अगर हम समझते हैं कि यहाँ कई तरह की इसके कठिनाइयां जब आई थी, तो इस कठिनाइयों में हम अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से हम जिक्र कर सकते हैं कि जिसमें एक नंबर पॉइंट में अगर हम कहें तो जर्मनी में खासकर यहाँ सुधारकों के समय में या सुधारक जो नेता थे ऐसे सुधार के प्रश्न का वे ऐसे प्रश्नों पे बिल्कुल एकमत स्थिति में नहीं होते थे, और ऐसे एकमत थे भी नहीं, क्योंकि उन लोगों की जर्मनी का एकीकरण करने में या करने की जो योजना थी वह बिल्कुल ही भिन्न थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जो जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को हटाने का प्रयास करते थे, और फ्रांस की जो स्थिति थी, यहाँ फ्रांस के नेतृत्व में देश का संगठन वे करने का प्रयास भी कर रहे थे। खासकर इसके विपरीत कुछ ऐसे भी ऑस्ट्रिया के नेतृत्व करने वाले जो थे उसे ऑस्ट्रिया के नेतृत्व करने का अपने मन में सपना भी सजा रखे थे। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ जो थे, ऐसे राजनीतिज्ञों के माध्यम से जर्मनी के समस्त जो राज्य हुआ करता था, ऐसे राज्यों को मिलकर एक तरह के या एक अभी भाज्य के रूप में यहाँ गणराज्य की स्थापना करना वे बिल्कुल पसंद करते थे। और खासकर अगर कहा जाए कि ऐसे विविध मतों के कारण ही जर्मनी के शक्ति का विभाजित होना यहाँ तय होते हुए नजर आया। फिर हम यहाँ दूसरे बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो दूसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि जर्मनी की जो शिक्षित जनता होती थी, शिक्षित जनता में भी अभी राष्ट्रीयता के जागरण का यहाँ पे लहर फैल चुका था, और राष्ट्रीयता के जागरण का लहर इतना फैला हुआ था कि सामान्य जनता जो थी इस प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो चुकी थी। इनको फैलाने में विद्यार्थी और अध्यापक की भूमिका को कहा जाए तो ऐसे ही वर्ग के यानी विद्यार्थी वर्ग और अध्यापक वर्ग यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और खासकर मैटरनी की बात देखेंगे कि इन्होंने दमनात्मक नीति के आगे इन्हें झुकने की स्थिति आ गई, और 1819 ईस्वी में जो कार्ल मार्क्स, जैसे आपने देखा है कार्ल मार्क्स के बारे में जिन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अर्थात ऐसे प्रस्तावों द्वारा मेटरनिक ने आंदोलन को कुचल देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर हम इसके तीसरे बिंदुओं पर विचार करते हैं, तो तीसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि जर्मनी का जो राजनीतिक दशा था, ऐसे दशा भी संतोषजनक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल असंतोष था। और सामान्य जनता जो थी, ऐसे जनता राष्ट्रीय जागरण का अभी वहां उन लोगों के अंदर यह बात भली भांति पता नहीं था। अतः जनता जो थी, जनता के सहयोग के अभाव में या ऐसे अभाव के कारण यह आंदोलन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। फिर हम इसके अलग बिंदुओं पर विचार करते हैं कि नवीन यहाँ पे नए ढंग के, अगर हम जर्मन राजसंघ की बात करते हैं तो नवीन जर्मन राजसंघ की अगर हम स्थिति देखते हैं, नवीन जर्मन राजसंघ, तो नवीन जर्मन राजसंघ की अगर दशा को देखते हैं, इसकी स्थिति को समझते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ऐसे कठिनाइयों को होते हुए भी वहां पे इस प्रकार की स्थितियां आती है कि जर्मनी जो था, जर्मनी के एकीकरण की ओर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वहां अग्रसर हो रहा था। और ऐसे अग्रसर हो रहा था कि मेटरनिक की जो दमनात्मक नीति था, ऐसे दमनात्मक नीति के होते हुए भी अंत में जर्मनी के जो राष्ट्रीयकरण की भावना थी वह बिल्कुल फली फूली हुई नजर आने लगी। वियना की
कांग्रेस ने जर्मनी की एकता को यहाँ तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया, किंतु जनमानस से अगर कहा जाए कि वह राष्ट्रीयता की भावना का विनाश की स्थिति वे नहीं ला सका, क्योंकि 1815 ईस्वी का जिक्र जो मैंने अभी किया था कि यहाँ जर्मनी की कुल 39 रियासत हुआ करता था और ऐसे 39 रियासतों का एक ढीला ढाला संघ बना देने का काम किया गया। इस संघ का अगर प्रत्येक राज्य की बात करें, प्रत्येक राजा की बात करें, यहाँ स्वतंत्र अपने आप में वो समझ रहे थे। यहाँ फ्रैंकफर्ट के माध्यम से देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट में जब राज्यों के प्रतिनिधि का यहाँ सभा हुआ करता था, तो फ्रैंकफर्ट में जब यह सभा बैठता था, सभा यहाँ पे होती थी, तो इस सभा का अध्यक्ष जो होता था वह ऑस्ट्रिया ही यहाँ अध्यक्षता करने का काम करता था। इसके साथ साथ मेटरनिक की जो प्रतिक्रियावादी नीति था, तो इस नीति के सभी, अगर नीति में कहा जाए कि सभा में सिक्का जमा हुआ अपना बना हुआ था, किंतु फिर भी अगर हम कहें कि इतना तो स्वीकार करना ही था कि इस सभा के गठन द्वारा जर्मनी की एकता का एक कदम यहाँ पे उठाने का काम किया गया। फिर हम इसके अगले बिंदुओं पर देखते हैं कि उदारवादी निराशा थी, तो उदारवादी निराशा के रूप में अगर हम देखते हैं, उदारवादी निराशा में जब हम देखते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि उदारवादियों के अंदर एक तरह के वियना की कांग्रेस के इस निर्णय से घोर निराशा मन के अंदर आ चुकी थी और इतना यह निराशा व्याप्त था उन लोगों के अंदर कि उनका यह विचार बन चुका था कि जर्मनी की एकता स्वीकार करके अगर हम वहां वैधानिक सरकार की स्थापना कर दी जाएगी तो उन लोगों को प्रसा के द्वारा दी गई या की गई जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने का, एक तरह से जो पूरा करने का योजना जो था, इस योजना से यानी निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन जर्मन संघ का एक धारा अगर हम देखें तो एक धारा के रूप में इस बात का उल्लेख था कि संघ के सदस्य जो थे राज्यों के, यानी कि जो संघ के सदस्य के रूप में राज्यों की अगर देखते हैं कि इसके प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा, किंतु जर्मनी के अधिकतर राज्यों में निरंकुश राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। जर्मनी के बाहर कोई अगर राष्ट्रीय स्थिति न थी, पर्सा के निवासी जो थे यहाँ पर्सियन और ववेरियन कहलाते थे, इसी तरह अन्य राज्यों के निवासी भी हुआ करते थे। अपने अपने नामों से वे अपने आप को संबोधित करने का काम करते थे। खासकर कोई भी उन्हें जर्मन के नाम से पुकारने का काम नहीं करता था और यहाँ तक कि उदारवादियों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाने जब शुरू कर दिए थे तो विद्यार्थी और अध्यापक जो थे, इन लोगों ने विद्यार्थी और अध्यापक के द्वारा अगर कहा जाए कि गुप्त समितियां बनाई जाने लगी थी और प्रतिक्रियावादी यानी कि कांट जिब्यू का यहाँ जनता द्वारा अगर बंद कर देने का बात था तो यहाँ बंद कर दिया गया और इसमें मेटरनिक के अवसर पाकर यहाँ दमन चक्र का काम शुरू कर दिया। फिर हम इसके अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं कि जर्मनी की आर्थिक और व्यवसायिक कला जो था, तो जर्मनी की आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति को देखते हैं। जर्मनी की आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति को जब हम समझते हैं, व्यवसायिक स्थिति को समझते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि जर्मनी की आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति में खासकर हम कह सकते हैं कि कालवाद के प्रस्ताव द्वारा जर्मनी की जो राजनीतिक एकता था यह एकता अवश्य दब चुका था, लेकिन अन्य प्रकार के जो आंदोलन थे जर्मनी के एकीकरण के लिए धीरे धीरे यहाँ प्रयत्नशील हो चुके थे। जर्मनी के सभी राज्य जो थे पृथक अपने में वो पृथक हो चुके थे और आयात निर्यात करते समय माल पर भी सभी देशों का यहाँ कर लिया जाता था। इससे व्यापार की जो क्षति पहुंचती थी, इसमें अगर कहा जाए कि इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्सा ने जर्मनी के विभिन्न देशों को व्यापार संस्था जल और इसके साथ साथ जो जिलवरिन की स्थापना करने का इन लोगों ने काम किया। इस यूरोपियन या ऐसे यूनियन के सदस्यों के द्वारा अगर यह देखा जाता है कि राज्यों के परस्पर एक आर्थिक समझौता यहाँ पे उत्पन्न हुआ और उसमें स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अगर हम यहाँ वर्णन करेंगे कि स्वतंत्र व्यापार प्रणाली को अपनाने का काम किया गया। देश से आने वाले माल पर यहाँ चुंगी अवश्य ले ली जाती थी और इस तरह के जर्मनी के विभिन्न राज्यों के आर्थिक एकता स्थापित हो गई और 1850 ईस्वी में हम पाएंगे कि संपूर्ण राज्य पर खासकर यहाँ यूनियन के सदस्य बन गए थे और इस पर यूनियन का एक अध्यक्ष था। जर्मनी की आर्थिक एकता जर्मनी के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता था। इस
यह संस्था जो बनाया गया था, इसके बनने से परसा जर्मनी का नेता बन चुका था। धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में जर्मनी जो था, जर्मनी के राज्य परसा की ओर अपने आप को देखना शुरू कर दिए थे। फिर हम यहाँ अगले बिंदुओं पर विचार करते हैं कि शिक्षित वर्ग द्वारा जर्मनवाद का प्रसार। अगर हम देखते हैं इसके बिंदु में कि शिक्षित वर्ग द्वारा जर्मनवाद का प्रसार, तो शिक्षित वर्ग द्वारा जर्मनवाद के प्रसार में अगर हम पाते हैं तो इसमें देखेंगे कि नेपोलियन के बाद जर्मनी के लेखक के रूप में, इतिहासकार और दार्शनिक के रूप में हम देखेंगे वे अपने अपने लेखों द्वारा जर्मनी के जो संगठन था और जर्मनी जाति के प्राचीन गौरव का यहाँ प्रदर्शन किया गया था। इस प्रकार इस विचार में राष्ट्रीय एकता की भावना को जनता के हृदय में एक तरह का स्थान देने का काम किया गया था। इन विद्वानों में अगर कहा जाए कि काम्टे तथा हीगेल विशेष रूप से अपने आप में वो प्रसिद्ध थे। फिर हम जर्मन की क्रांतियों की बात करते हैं कि जर्मन की क्रांति जो थी, तो जर्मन की क्रांति में अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि मेटरनिख अपने बातों से एक विचार रखा हुआ था और उसका विचार था कि जब फ्रांस को सर्दी हो जाती है तो समस्त यूरोपीय छींकने का काम करने लगता है, क्योंकि फ्रांस में सर्दी होगी तो पूरे यूरोप छींकेगा। वास्तव में एकदम यहाँ मेटरनिख का कहना यह बिल्कुल जायज था, क्योंकि कार्ल मार्क्स के यहाँ प्रस्तावों का विरोध करने के लिए 1830 ईस्वी में जर्मन जनता ने ऑस्ट्रिया के अत्यधिक प्रभाव वाले जो स्थान थे वैसे स्थानों को छोड़कर और अपने आप में विद्रोह जब उत्पन्न कर दिए, तो यहाँ विद्रोह खड़े हो जाने के बाद जो ब्रुन्साविक थे, ब्रुन्साविक का सम्राट सिंहासन से हटा दिया गया। और जब ब्रुन्साविक का सम्राट सिंहासन से हट गया और जनता द्वारा नए तरह के संविधान को यहाँ पर लागू करने का काम किया गया। फिर यहाँ इसी तरह होनोवर और हेप्स की बात करेंगे कि वैसे क्रांतियां यहाँ पे हुई। जगह जगह पर अगर देखेंगे कि विद्यार्थियों ने सभाओं को बुलाने का काम किया, जुलूसों के माध्यम से यहाँ राष्ट्रीय एकता की मांग करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मेटरनिख के प्रभाव अभी तक जर्मनी में ही था और जर्मनी पर ही था, उसने शीघ्र ही संघीय व्यवस्था के आंदोलन दमन करने का प्रस्ताव पास कर दिया और निर्दयता पूर्वक अगर हम समझते हैं कि आंदोलन को चलने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। फिर हम 1848 ईस्वी क्रांति की बात करते हैं इसमें कि 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, तो इस क्रांति के रूप में हम समझते हैं कि 1848 की जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति में देखेंगे कि इसे हम अलग अलग उद्देश्यों से समझ सकते हैं। जिसमें अगर हम पहले उद्देश्य के रूप में देखें तो यहाँ पाएंगे कि स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन जो था, ऐसे शासन का अंत करके जो प्रजातांत्रिक या यहाँ प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था था, ऐसे शासन प्रणाली की स्थापना करने का यहाँ पे काम किया गया। फिर हम दूसरे उद्देश्य में समझेंगे कि जर्मनी के विभिन्न राज्य जो थे, ऐसे राज्यों के एकीकरण करके जर्मन राष्ट्र के साथ इसकी स्थापना करने का काम किया गया। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जर्मनी के विभिन्न जो राज्य थे, ऐसे राज्यों के अंदर क्रांति की संभावनाएं या क्रांति की भावनाएं समय समय पर यहाँ प्रस्फुटित होते हुए नजर आई। और फ्रांस की 1848 ईस्वी की सफल क्रांति था, ऐसे समाचार और मेटरनिख के माध्यम से यहाँ पतन होकर और उत्साहित होकर जर्मनी राज्य जो था, ऐसे राज्यों की जनता के ने यहाँ क्रांति कर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं कि अगले बिंदु पर देखेंगे परसा के सम्राट का घेराव और असफलता की बात करेंगे कि परसा के साम्राज्य और इसके राज्य के घेराव की जब हम बात करते हैं कि सम्राट के घेराव की और इसकी असफलता, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बर्लिन की जो जनता थी उसने परसा के सम्राट को महल में ही घेर लेने का काम किया था। सम्राट जो थे यहाँ भीड़ को तितर बितर होने के लिए यहाँ पे जब कहा, लेकिन भीड़ यहाँ से हटने का नाम नहीं ली। भीड़ और उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लिया। पुलिस ने गोली चलाने का काम कर दिया। भीड़ यहाँ पे भड़क उठी और जनता तथा राज्य के बीच में यहाँ युद्ध छिड़ गया। सम्राट जो थे उससे सम्राट ने यहाँ डर कर तुरंत ही जनता की इच्छा मान लेने के लिए ही उचित समझा और खासकर संविधान निर्मित करने के लिए एक परिषद बुलाने का उन्होंने आयोजन भी रखा। और ऐसे आयोजन के माध्यम से यहाँ परसा में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए परसा की क्रांति को सफलतापूर्वक उत्साहित होकर यहाँ समस्त जर्मन के जो राज्य थे, ऐसे राज्यों में आंदोलन शुरू कर देने का काम किए। जर्मन जनता जो थी, इनकी 3 मुख्य मांगे पहले से ही बनी हुई थी, जिसमें सबसे पहला मांग था कि प्रेस और विचारों को स्वतंत्रता दे दिया जाए, कि प्रेस और विचार को जब स्वतंत्रता मिलेगा तो हम लोग किसी भी सम्राट के सामने अपनी बातों को आसानी से रख सकते हैं। दूसरी मांग थी कि संवैधानिक सरकार की स्थापना की जाए।
और तीसरी मांग थी जिसमें कहा जाता है कि जर्मनी राज्य संघ के लिए दृढ़ संघात्मक संविधान की निर्माण करने की व्यवस्था थी। इस प्रकार की अगर कहा जाए कि सभी राजाओं के ने जनता की इच्छा को यहाँ स्वीकार कर लेने का काम किया। फिर अगले बिंदु पर अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ फ्रैंकफर्ट था, इसके राष्ट्रीय संसद की असफलता की बात हम निश्चित कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्सा के जो सम्राट थे, पर्सा के सम्राट ने जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने और जर्मनी के हित में पर्सा को मिलाने की घोषणा भी कर दिया था। इस घोषणा द्वारा जर्मनी जो था, उदारवादियों का यहाँ उत्साह अत्यधिक बढ़ गया था और उन्होंने 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के राष्ट्रीय महासभा था उसको आमंत्रित करने का काम किया, जिसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर यहाँ पे संपन्न करने का काम किया गया। और इस सभा का यहाँ कार्य जो था संपूर्ण जर्मनी के लिए एक विधान और ऐसा विधान यानी इस तरह के विधान बनाना निश्चित किया गया था। और खासकर इस संसद के अपना कार्य यहाँ शुरू करने में व्यर्थ ही खो दिया, क्योंकि इस समय जनता में एक अलग तरह का उत्साह बना हुआ था और ऑस्ट्रिया भी चुपचाप फ्रैंकफर्ट की मदद से या इसके राष्ट्रीय संसद था इसके कार्यों को देख रेख कर रहा था। नवीन संविधान यानी नए तरह के जो संविधान बनाए गए थे, इसमें 2 भवनों की व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी। कार्यकारिणी प्रधान सम्राट को नियुक्त करने का काम किया गया था तथा उसका जो परंपरागत था उसको यहाँ पे रखा गया था, परंपरागत को भी रखा गया। प्रधान पद के लिए पर्सा के जो सम्राट थे उनको निमंत्रण देने का काम किया गया, लेकिन पर्सा के सम्राट ने इस प्रकार मुकुट धारण करके यहाँ अब एक तरह का अपमानजनक स्थिति को अपने आप में समझा और इस नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन वास्तव में कहा जाए कि पर्सा ने ऑस्ट्रिया के भय के कारण इस पद को अस्वीकार कर दिया और अंततः अगर कहा जाता है कि इस प्रकार से ऑस्ट्रिया जो था, इस प्रकार से उदारवादी जो थे, उदारवादियों का प्रजातंत्रात्मक या प्रजातंत्र की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस घटना के साथ अगर हम देखेंगे कि इस घटना के बाद जर्मनी की स्थिति जो थी, वहाँ के अधिकांश राज्यों के ने पर्सा के अनुकरण करने के साथ साथ यहाँ वैधानिक शासन की स्थापना पर रोक लगा दिया। इस तरह से पर्सा की स्थिति यानी पर्सा की एक संसद यहाँ भंग कर दी गई। लेकिन पर्सा जो था, पर्सा का सम्राट अपने नेतृत्व में जर्मनी का संगठन करना चाहता था और ऐसे स्थितियों में वह वैधानिक शासन का विरोधी भी था। उसने जर्मनी राज्य को एक संघ बुलाना और संघ बनाकर फ्रैंकफर्ट के में यहाँ संसद जो था, इस संसद का अधिवेशन अपने अध्यक्षता में करने का प्रस्ताव रखने का काम किया। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसे पूरी होने पे विवश कर दिया और विवश होकर जो आलमुज के साथ या आलमुज जो थे, आलमुज पर पर्सा को हस्ताक्षर करने पड़े और 1815 ईस्वी में यह व्यवस्था पुनः करने की स्थिति आ गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1848 ईस्वी के क्रांति के कारण क्या थे। तो इस क्रांति के कारणों को हम अलग अलग ढंग से हम समझ सकते हैं, जिसमें इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रांति जो थे यानी कि क्रांतिकारियों ने परस्पर एक दूसरे को सहयोग नहीं देने का काम किया। ये भिन्न भिन्न देशों से उनके भिन्न भिन्न जो उद्देश्य हुआ करते थे, ऐसे उद्देश्य बने हुए थे और अलग अलग उद्देश्यों के बने होने के कारण ही अगर हम कहते हैं यहाँ कि ऐसे उद्देश्य थे कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे मार्ग भी अलग अलग अपना के रखे हुए थे। और ऐसे मार्ग पे थे कि जर्मन जो क्रांतिकारी थे उनका मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि 2 ही प्रकार के उद्देश्य थे। कुछ लोग वैधानिक यहाँ राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और कुछ लोग यहाँ गणतंत्र के ही पक्ष में थे। फिर हम दूसरे कारण के रूप में देखेंगे कि चूंकि मेटरनी का पतन हो चुका था, किंतु उनकी प्रतिक्रियावादी नीति का प्रभाव यहाँ जर्मन राज्यों के रूप में या जर्मन राज्य जो था इसके शासक पर काफ़ी ज़्यादा पड़ने का काम हुआ था। शासकों द्वारा ये विद्रोह जो थे शीघ्र ही शांत कर देने का काम किया गया। फिर हम तीसरे इसके कारण को देखेंगे कि ऑस्ट्रिया जो था खासकर जर्मनी पर अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी पर पूरे अपने अधिकारों को छोड़ दे। और इसके साथ ऑस्ट्रिया के जो आंदोलन थे उसको दबाने के बाद ऑस्ट्रिया के सम्राट जो थे जर्मनी में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने और आलमुज जो थे, आलमुज के समझौते द्वारा पर्सा की स्थिति को देखेंगे कि पर्सा की स्थिति में जर्मनी के संगठन की योजना को इन्होंने रद्द कर दिया। इसके बाद फ्रेंडिक की बात करेंगे कि फ्रेंडिक विलियम द्वितीय ने फ्रैंकफर्ट की सभा जो हुई थी तो फ्रैंकफर्ट की सभा के निमंत्रण को अस्वीकार करके क्रांतिकारियों के आशाओं को धूल में मिला देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे चूंकि राष्ट्रीय महासभा जो था, या राष्ट्रीय महासभा अति शीघ्र ही
संविधान बना लेती तो संभव था कि उस समय ऐसी स्थिति आ जाता कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े यहाँ अगर बड़ा त्याग करने को वे तैयार थे, लेकिन व्यर्थ की अगर देरी में के कारण आम जनता जो थी पहले ही वह उत्सुक नहीं थे और अंततः शासक ने बलपूर्वक यहाँ पे संसद को भंग करके और भंग करने के पहले ही वहाँ पे व्यवस्था को जर्मनी में पुनः अपनी व्यवस्था को लागू कर देने का काम किया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दूसरे प्रश्न जो जर्मनी के एकीकरण के वर्णन के बारे में हमने देखा। फिर हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आपके लिए ये पांचों प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके परीक्षा में। तीसरे प्रश्न में देखा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी युद्ध होता है, चाहे वो विश्व युद्ध हो, चाहे आपके जो घरेलू युद्ध होता है सिद्ध युद्ध हो, या किसी एक देश से दूसरे देश के बीच में युद्ध हो, तो कोई भी युद्ध एक कारण से कभी नहीं हो सकता है। इसके 4 कारण पहले से मौजूद होते हैं और 5वां कारण जो आपका तत्कालिक कारण बनता है वह तत्कालिक कारण ही युद्ध का कारण बन जाता है। अर्थात तत्कालिक कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती है कि जो सहनीय नहीं होता है और वो युद्ध का कारण बन जाता है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे कई तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को लिखें, 1914 ईस्वी के युद्ध के कारणों को लिखें, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1914 से 1918 ईस्वी के जो महायुद्ध हुआ था इसके कारणों की विवेचना करें। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। जैसे अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो यहाँ सेरा जवा हत्याकांड की बात कर सकते हैं कि तत्कालिक कारण में जो जेवा हत्याकांड था, इसमें यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध का अग्नि में झोंक देने का काम किया, क्योंकि यूरोप जो था अगर आग में झोंकाया तो इसका कारण यही था सेरा जवा हत्याकांड, जो यही तत्कालिक कारण के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे अनेक कारण आ सकते हैं। इन कारणों को अगर हम 2 भागों में रखें तो 2 भागों में आसानी से बता सकते हैं इसमें कि एक आधारभूत कारण और दूसरा जो होता है तत्कालिक कारण होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो आधारभूत कारण है वह निम्नलिखित रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर कारण में हम देखें तो कारण में हम कह सकते हैं कि गुप्त संधियां, गुप्त संधियां, यानी कि सबसे पहला आपका कारण हो सकता है गुप्त संधियां। तो इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग इतिहासकारों के माध्यम से कुछ विचार है। जैसे प्रोफेसर एम बी फे के अनुसार अगर कहा जाए तो महायुद्ध जो था इसके कारण में गुप्त संधियों को माना जा सकता है, क्योंकि 1879 ईस्वी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ में गुप्त रूप से संधि करने का काम किया था। बाद में जो था इटली भी यहाँ संधि में सम्मिलित हो गया, और जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रिपल अलायंस, अर्थात यहाँ पे त्रिगुट कह सकते हैं। तो यहाँ त्रिगुट का एक जन्म होता है, और जिसके कारण कहा जाए कि जिसके द्वारा बिस्मार्क जो है, यहाँ बिस्मार्क के प्रयत्न के रूप में फ्रांस आपस में ही, यानी फ्रांस जो था आपस में ही नहीं मिल सकता है, और लेकिन 1890 ईस्वी में बिस्मार्क का पतन जब हो जाता है तो उसके बाद रूस के और फ्रांस जो है यहाँ एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, और 1894 ईस्वी में दोनों देश जो होते हैं दोनों एक दूसरे के समझौते भी यहाँ पे हो जाता है। और इस तरह से एक इंग्लैंड, एक रूस, एक फ्रांस और जापान यहाँ पे महत्वपूर्ण देश होते हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और फिर यहाँ इटली आदि अपनी मूछों पर ताव देते हुए नजर आ रहे हैं, और इन दोनों दलों में एक तरह की शत्रुता हो जाती है, और इसके कारण कहा जाता है कि 1914 ईस्वी का प्रथम विश्व युद्ध जो था यह होना तो तय हो गया। फिर यहाँ हम देखेंगे दूसरा कारण में शस्त्रीकरण की अगर होड़ कहें तो शस्त्रीकरण की होड़ को हम आसानी से समझ सकते हैं कि शस्त्रीकरण की होड़ लगी हुई थी। तो शस्त्रीकरण की होड़ में यानी कि जो भी देश थे, शस्त्रीकरण की शुरुआत यहाँ फ्रांस की राज्य क्रांति के साथ ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि खासकर 1870 ईस्वी में जर्मनी द्वारा फ्रांस जो है, फ्रांस की हार हो जाने के बाद तो फ्रांस में यानी फ्रांस में जो था शस्त्रीकरण का खूब जोर प्रचलन पे आ गया था, क्योंकि फ्रांस चाह रहा था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का निर्माण हो, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाए कि हम दूसरे किसी भी देश के ऊपर हावी रहें। तो यह कहने के लिए तो यह कहा जा सकता है कि शस्त्रीकरण सुरक्षा के लिए था, लेकिन असल में यह भी बात कहा जा सकता है कि यह युद्ध की आशंका और एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने का यह कारण बन सकता था। इसके साथ साथ यह कहा जा सकता है सैनिक वृद्धि भी एक दूसरे देश के साथ अगर हम समझें इसे तो शंका के नज़र से या एक दूसरे के प्रति एक शक की निगाहों से हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। बहुत से देश जो थे वे केवल अगर कहा जाए कि सैनिक शिविर ही बन चुके थे, यानी देश में जितनी संख्याएं थी वह सैनिक शिविर में निर्मित कर दिया गया था। इस तरह से मनोवृत्ति ही या प्रथम विश्व युद्ध का कारण निश्चित रूप से हुआ।
फिर हम यहाँ देखेंगे सैनिकवाद। तीसरा अगर बिंदु पे विचार करते हैं तो सैनिकवाद आपका हो सकता है। तो सैनिकवाद में हम देखेंगे और समझेंगे सैनिकवाद में कि इस महायुद्ध का प्रमुख अगर कारण कहा जाए तो सैन्यवाद भी समझा जा सकता है, क्योंकि यूरोप के प्राय जितने देश थे, देशों में खासकर यहाँ शासन कार्य जो था वह सेना के हाथों में होता था, और यूरोप के सभी जो राज्य होते थे, ऐसे राज्यों के साथ अगर हम समझें तो यहाँ जल शक्ति को बढ़ाने की एक होड़ लग गई थी। अतः यह बहुत ही बड़ा एक प्रश्न बन गया था विश्व के सामने, जिसके हल के लिए संघर्ष चल रहा था, आपसी द्वेष चल रहा था। और इस तरह यूरोप में अगर देखा जाए कि एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था, जिसके हल के लिए आपसी जब संघर्ष चल रहा था, तो इस तरह यूरोप के सभी राज्य अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में वे व्याकुल हो चुके थे। और इसके साथ सभी जब बड़ी संख्या में जंगी जहाज बनाए जाने लगे थे, इन तैयारियों से यूरोप के राज्य जो थे एक दूसरे को शक के नज़र से देखना शुरू कर दिए थे। और इस शंका के कारण ही यूरोप में जो बदले की भावना, यानी कि अगर कहा जाए कि काले बादल यह मंडराने लगे थे और यहाँ युद्ध होना तय हो गया। फिर हम यहाँ चौथे कारण को देख सकते हैं कि चौथे कारण में कहें तो राष्ट्रीयता की बात कर सकते हैं। राष्ट्रीयता की किस प्रकार का था, तो यहाँ यूरोप के प्राय जितने देश थे, तो सभी देशों के साथ अगर हम समझते हैं कि सभी देशों में उग्र राष्ट्रीयता बनी हुई थी। लोग अपने देश को जान से भी अधिक प्यार करते थे। खासकर जर्मनी जो था, जर्मनी अपने देश प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह फ्रांस की उन्नति पर, यानी उन्नति की किसी भी कीमत पर देखने को तैयार नहीं था। ठीक इसी तरह से अगर कहा जाए कि इंग्लैंड एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के राह में रोड़ा बने हुए थे, और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना जो थी, सभी देश यहाँ मदान्ध के रूप में थे। और इस तरह यूरोप जो था युद्ध के कगार पर बिल्कुल पहुंच चुका था। फिर हम पांचवें कारण में देखेंगे उपनिवेश विस्तार की भूख। तो उपनिवेशवाद की होड़ जिसे हम कह सकते हैं, पांचवें में उपनिवेशवाद की होड़। तो जितने यूरोप के देश थे, सभी देशों के अंदर उपनिवेशवाद को प्रवृत्त करने की होड़ लग गई थी। अर्थात सभी के अंदर यह भूख बनी हुई थी कि यूरोप के सभी राज्य उपनिवेश के विस्तार के लिए छटपटा रहे थे, और इतने छटपटा रहे थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती जा रही थी। सभी देश संसार के कोने कोने में अपना बाजार स्थापित करने के राह में लगे हुए थे। इस तरह से उपनिवेश विस्तार की प्रतियोगिता जो थी वह जोर जोर से यानी वह जोरों पर थी। और खासकर इस तरह की जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के प्रति कहा जाए तो यहाँ प्रबल विरोधी के रूप में काम कर रहे थे। और खासकर राष्ट्रों की उपनिवेश की भूख यूरोप के युद्ध का एक महान कारण यहाँ पे नजर आया। फिर हम यहाँ अगले बिंदु, छठे बिंदु पर देखेंगे तो समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार। तो समाचार पत्रों द्वारा झूठा प्रचार भी यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का कारण के रूप में सामने आया, क्योंकि समाचार पत्र जो था या समाचार पत्रों के माध्यम से जो झूठा प्रचार किया गया था, ये झूठे प्रचार में देखेंगे कि सभी देश में समाचार पत्रों के द्वारा झूठा प्रचार यह किया जा रहा था, जिसके तहत यह कहा जा रहा था कि दूसरे देशों यानी दूसरे देश है उसके राष्ट्रीयता भावना को एक तरह से ठेस लगने का काम हो रहा था। कभी कभी दो देशों के झगड़े को समाचार पत्रों में इस प्रकार से छापने का काम किया जाता था कि जनता इसमें गुमराह हो जाती थी। और इस तरह से समाचार पत्रों में नोक झोंक हमेशा चलते रहना एक प्रवृत्ति बन गया था, और आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का यह कारण बन गया। फिर अगले पॉइंट को देखेंगे फ्रांस की बदले की भावना, यानी कि इसके छठे पॉइंट में देखेंगे कि फ्रांस की बदले की भावना, ये आपके सातवें पॉइंट में है। फ्रांस में बदले की भावना, तो इसमें हम समझेंगे फ्रांस में बदले की भावना में कि जर्मनी जो थी, जर्मनी फ्रांस को एकदम से कुचल देने का काम कर रहा था। और सन 1881 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस से एक अल्सस लॉरेन क्षेत्र हुआ करता था, इसे फ्रांस से छीन लेने का, ऐसे प्रांत को छीन लिया था। इससे फ्रांस की जो जनता थी अत्यधिक अपमान अपने आप को समझ रही थी, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ जर्मनी से वह अपमान का बदला लेने का प्रयास कर रही थी। और इस दोनों प्रांतों में फ्रांस अगर कहा जाए कि पुनः अपने अधिकार को या अपने अधिकार करने के लिए वह प्रयास में लगा हुआ था। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना इस तरह से उभरने लगी थी कि सारे यहाँ प्रयत्न किए जा रहे थे, फिर भी जर्मनी में ने यहाँ मास्को में भी फ्रांस का बहुत ज़्यादा विरोध करने का काम किया। और खासकर इसी तरह से फ्रांस और जर्मनी में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, जिससे प्रथम विश्व युद्ध के अत्यधिक निकट लाने का इसने काम किया। फिर अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का अभाव अगर देखें
इसके 9वें पॉइंट में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सत्ता का अभाव। तो अंतर्राष्ट्रीय सत्ता के अभाव में अगर समझते हैं तो यूरोप जो था, यूरोप के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैल चुकी थी। इसे रोकने के लिए खासकर यूरोप में किसी भी प्रकार के सत्ता को यहाँ पे एक संस्था नहीं बनाई गई थी और प्रत्येक राज्य अपने आप में वह महत्वपूर्ण समझने के होड़ में लगा हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून थे, अंतर्राष्ट्रीय नियम थे, उसका उल्लंघन करने में किसी को भी किसी प्रकार का हिचक हो ही नहीं रहा था। सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों का बेहद ही उल्लंघन करने का काम कर रहे थे। खासकर कानूनों का उल्लंघन करना यहाँ प्रतिदिन देखने के लिए नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी देश को कोई नीति निर्धारित ही नहीं कर रहा है और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय दुर्दशा यहाँ बढ़ते जा रही थी। फिर यहाँ अगले बिंदुओं पर अगर देखते हैं कि जनता की अवहेलना की बात है, हम जनमत की अवहेलना की बात करें तो यहाँ 10वें पॉइंट में देखेंगे कि जनमत की अवहेलना। जनमत की अवहेलना, जनमत की अवहेलना में अगर देखते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि यूरोप जो था, यूरोप के राज्य जनमत की अवहेलना करने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं रखती थी। कुछ ही अधिकारी जो थे, अधिकारी वर्ग के शासन जो था, यह सभी कार्यों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। यहाँ तक कि देश में जो विधि व्यवस्था था, ऐसा व्यवस्थापन विभाग को भी बहुत ही बातों को कोई पता भी नहीं था। फिर भी अगर कहा जाए कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते थे, ऐसे सदस्यों के साथ साथ अगर देखा जाता है कि गुप्त संधियों का पता नहीं रहता था। और फ्रांस के साथ इंग्लैंड के सर एडवर्ड की अगर हम कहें कि इन्होंने एडवर्ड ग्रे के माध्यम से जो संधि की बातचीत चलाई गई थी, उसका पता पार्लियामेंट को भी नहीं होता था, जिसके फलस्वरूप अगर देखा जाए तो जनता जो थी बिल्कुल नाखुश थी और जनता सरकार के में विश्वास नहीं करने का काम करती थी। और इतना ही नहीं, विदेशी कार्यालय जो था एक तरह का जालसाजी स्थिति बना हुआ था, घूस और अनाचार का वहाँ व्यवस्था अड्डा बन चुका था। और जिसके फलस्वरूप अगर देखा जाता है तो निश्चित मिलेगा कि सभी राज्यों में युद्ध की संभावनाएं बढ़ते जा रही थी। फिर हम यहाँ 11वें पॉइंट की बात करें तो जर्मन सम्राट जो था, यहाँ विलियम द्वितीय की अयोग्यता की बात करते हैं कि विलियम की अयोग्यता, यह भी आपके प्रथम विश्व युद्ध होने का महत्वपूर्ण कारण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जर्मन सम्राट जो थे, यह विलियम यानी जर्मन सम्राट थे विलियम, इनकी अयोग्यता जो इस प्रकार की थी कि जर्मनी का शासन विलियम द्वितीय के हाथों में था और वह एक अयोग्य व्यक्ति था। वह एक अयोग्य के साथ साथ बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। वह जर्मनी को विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहा था। उसकी यह नीति थी कि जर्मन की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाए और नहीं तो वह यह भी चाह रहा था कि पतन के गड्ढे में ही गिर जाए, या तो बहुत उन्नति कर जाए नहीं तो एकदम नीचे ही गिर जाए। वह केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करने में वह संलिप्त था। इतना ही नहीं, वह इंग्लैंड के को जो स्थिति था उसको साधारण नजर से देखने का काम करता था। वह बिल्कुल चाहता था कि इंग्लैंड की सरकार बिना युद्ध के ही उसके सभी मांगों को स्वीकार कर ले, लेकिन उसका अंग्रेजों के प्रति जो विलियम का विचार था, विलियम द्वितीय की इस धारणा में विश्व में एक युद्ध का निमंत्रण दे दिया। और फिर हम अगला देखें, अगले बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ देखेंगे जर्मनी द्वारा यहाँ पर्सिया की जो पर्सिया साम्राज्य था, जर्मनी द्वारा पर्सिया की नीति का अनुकरण। तो यहाँ 12 नंबर पॉइंट में देखते हैं, ये 11 हुआ कि पर्सिया के नीति का अनुकरण की बात करते हैं। तो पर्सिया जो था, या पर्सिया के नीति के अगर विजेता कभी गलत अपने आप को साबित नहीं करता है, और खासकर यहाँ कहा जा सकता है कि अध्यात्मवाद के सामने वह विजय को एक तरह से प्रधानता देने का काम करता है। पर्सिया जो है यहाँ के लोगों को देश की उन्नति का अपने आप को साधन समझते हैं और उनका यह सिद्धांत भी है कि युद्ध के परिणाम भी अच्छा ही होता है। खासकर एक विद्वान के शब्दों में अगर कहा जाए तो विद्वान ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये गुड वार ऑलवेज एवरी कॉज, अर्थात कहना है कि इसी सिद्धांत पर जर्मन के लोगों की धारणा बनी हुई थी कि विश्व का कल्याण केवल जर्मनी की संस्कृति से ही हो सकता है। जर्मनी की इस भावना से फ्रांस तथा इंग्लैंड को एक साथ मिलकर काम करने से रोक दिया जाए, जिसके फलस्वरूप यूरोप में बहुत सी गुटबंदियां हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध यहाँ पे निश्चित रूप से छिड़ गया। फिर हम यहाँ 13वें बिंदु पर विचार करते हैं कि निकट पूर्वी समस्या। तो निकट पूर्वी समस्या में अगर देखते हैं
कि निकट पूर्वी समस्या, तो निकट पूर्वी समस्या में अगर हम बातें करते हैं तो इसमें देखेंगे कि इस युद्ध का कारण जो था वाल्कन प्रदेश के एक तरह की समस्या यहाँ पे बनी हुई थी। टर्की चूंकि एक कमजोर शासन से पूर्ण रूप से टर्की में असंतोष फैला हुआ था, मैसेडोनिया के अधिकार को लेकर ग्रीस था, सर्बिया था और बल्गेरिया के में बहुत ज़्यादा मतभेद देखने के लिए मिला था। रूस बाल्कन की राजनीति में विशेष रूप से रुचि रखता था। उसने सन 1908 ईस्वी में आप देखेंगे कि बोस्निया की समस्या में सर्बिया का उसने साथ देने का काम किया था। वह पूरब की ओर अपने आप को बढ़ने की प्रवृत्ति में था। इससे भी यूरोप में युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। फिर हम यहाँ 14वें पॉइंट में देखेंगे इटली की इच्छा, यानी कि 14 पॉइंट में देखते हैं कि इटली की इच्छा। तो इटली की इच्छा इस प्रकार की बनी हुई थी कि जिसमें हम समझ सकते हैं कि टिस्टे बंदरगाह जो था, वहां टिस्टे बंदरगाह के आसपास के प्रदेश जो थे वह इटली की जनता लेना चाह रही थी। खासकर इस प्रयोग के जो लोग थे, माने इस जगह के या इस इलाके के जो लोग थे, इस लोग इलाके पर ऑस्ट्रिया और हंगरी का एक तरह से अपना पूर्ण अधिकार बना हुआ था। लेकिन अब इस प्रदेश पर इटली अपना अधिकार जमाने के प्रयत्न में लगा हुआ था। इटली पर प्राय सभी जो नेता थे, ऐसे नेताओं ने अपने इस ओर ध्यान दिया। फलतः इटली जो था, इटली के अंदर एक तरह का यह आंदोलन हो गया, जिससे भी यहाँ यूरोप में एक तरह का युद्ध देखा जा सकता है कि हुआ। फिर यहाँ अगले पॉइंट में कह सकते हैं बोस्निया हर्जेगोविना तो की जो समस्या है, तो इस समस्या में हम देख सकते हैं कि इन दोनों प्रांतों में शासन का जो प्रबंध था वह एक तरह से ऑस्ट्रिया और हंगरी के ही रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रांतों ने अपने साम्राज्य में नहीं मिल सकते थे। फिर भी 1908 ईस्वी में हम देखेंगे कि 1908 में ऑस्ट्रिया और हंगरी इन दोनों प्रांतों को अपने अपने साम्राज्य में या अपने अपने राज्य में मिला लेने के प्रयास में लगे थे और मिलाने का काम भी किए। तब सर्बिया ने यहाँ ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और बोस्निया जो था, बोस्निया और हर्जेगोविना जो जगह है, इसको भी स्वतंत्रता होना चाहते थे। और इस तरह से इसके लिए एक दोनों ने यहाँ सर्बिया की सहायता ले ली और इस तरह बाल्कन प्रदेश जो था, इसमें युद्ध बिल्कुल संभव देखते हुए नजर आया। फिर अगर हम तत्कालीन कारण में, जो मैंने पहले ही बात किया था कि यहाँ इस युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, ऑस्ट्रिया में राजकुमार हेनरी जो थे, आर्चड्यूक फर्डिनेंड का यहाँ पे वध हो गया था, हत्या कर दिया गया था, जिससे ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया में एक तरह का तनातनी बना हुआ था। और खासकर बोस्निया और हर्जेगोविना जो था, यहाँ स्वतंत्रता की पूरी तैयारी कर दी जा चुकी थी। और सर्बिया यहाँ मूल रूप से अगर कहा जाए तो सर्बिया की जो सरकार थी, यहाँ सरकार से क्रांतिकारी को पूरी तरह से मदद मिल रही थी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में अगर हम समझते हैं कि ऐसे विरुद्ध में काफ़ी प्रचार हो रहा था, ठीक इसी समय ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, यहाँ अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के नगर में जो सेराजावा नामक स्थान है, वहाँ पे भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। लेकिन क्रुद्ध क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने राजकुमार का हत्या कर दिया और खासकर इसके बाद उनकी पत्नी को भी यहाँ पे मार देने का काम किया गया। और ऑस्ट्रिया हंगरी इस दोष का सर्बिया पर मर देने के में थोड़ा सा भी हिचका नहीं। तब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की मदद करने का वचन दे दिया और खासकर अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया को युद्ध की चेतावनी भी भेजी। और इधर रूस ने सर्बिया को मदद देने के लिए जब वचन दे चुका था, इससे सर्बिया का साहस और बढ़ गया। और जब सर्बिया का साहस बढ़ गया तो उसने ऑस्ट्रिया की जितनी शर्तें थी, सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में युद्ध के लिए आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। फिर इस युद्ध का जो शुरुआती दौर होता है, जो शुरुआती दौर किस तरह से होता है, तो इंग्लैंड और जो जर्मनी जो है, इस युद्ध को विश्वव्यापी बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने रूस के साथ एक समझौता करके और रूस को वचन दे दिया था कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वह रूस की मदद करेगा। लेकिन फ्रांस जो था, फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति, अगर उनके शब्दों को यहाँ पे लिया जाता है तो कहा जाता है कि सर्बिया हैज वेरी वार्म फ्रेंड्स इन द रूसियन पीपुल एंड रूसियन हैज एन अली इन फ्रांस। अर्थात यहाँ कहा जाता है कि रूस ने शीघ्र ही ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपने सैनिक संगठन को भेज देने में सहयोग किया। और इसके जवाब में जर्मनी जो था, इसके विरुद्ध में युद्ध का बिगुल बजा दिया। जैसे ही युद्ध का बिगुल बज गया, लेकिन यहाँ ग्रेट ब्रिटेन युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता था और उस क्षेत्र में
सफल नहीं हो पाया और इस तरह से उसने लाचार होकर रूस और फ्रांस का साथ देने का काम किया और इस तरह अंत में प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे शुभारंभ देखने के लिए मिलता है। तो हमने देखा यहाँ तीसरे प्रश्न में, फिर प्रश्न का अगर हम जिक्र करते हैं कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों को लिखें, तो यह भी आपकी परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अभी बताया गया था इसके पहले कि सभी यानी 5 प्रश्न का एक सेट और फिर 5 प्रश्न का एक सेट, 2 ही सेट होंगे जो 10 प्रश्न के होंगे। यह 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो यहाँ 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारणों की अगर हम जिक्र करते हैं या इसे अलग अलग ढंग से प्रश्न दिया जा सकता है जिसका सभी प्रश्नों का उत्तर यही हो सकता है जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको। यह भी हो सकता है कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के आर्थिक विस्फोट किस प्रकार से हुआ था या जिसमें निरंकुश शासन की यहाँ मूर्खताएं सहायक हुई, इस शब्दों की व्याख्या करें। तो ऐसे करके प्रश्न अलग भी हो सकते हैं जिसका आंसर यही होगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि 1917 ईस्वी के क्रांति के कारण में सबसे पहले अगर हम ऐसे जानते हैं कि किसी भी क्रांति के होने के लिए 4 कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो होता है, 4 कारण एकदम निश्चित रूप से होने चाहिए। लेकिन जैसे ही 5वां कारण आपका तैयार होता है जिसे हम तत्कालिक कारण कहते हैं, तो तत्कालिक कारण होने के साथ ही कोई भी क्रांति तुरंत भड़क उठती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो बोल्शेविक क्रांति के कारणों को यहां जिक्र कर सकते हैं कि बोल्शेविक क्रांति, सबसे पहले अगर हम कारण का जिक्र करते हैं तो 1 नंबर में हम देंगे बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो होता है, इस क्रांति में अगर कहा जाए कि रूस के जो जार थे, यानी कि वहां के राजा को जार कहा जाता था, तो वहां के जार जो थे वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश प्रवृत्ति वाले वो सम्राट थे। उनकी स्वेच्छाचारिता इतनी थी, निरंकुशता इतनी थी कि वहां की जनता जो थी इनकी निरंकुशता से बिल्कुल ही प्रभावित हो गई थी या बिल्कुल ही ऐसे निरंकुश राजा को हटाने के प्रयास में लगी हुई थी। खासकर 20वीं सदी के अगर हम दशक की स्थिति को समझते हैं तो इस प्रकार का शासन अधिक काल तक अस्थायी नहीं रह सकता था, क्योंकि उस समय का दौर इस प्रकार का था, वह समय ऐसा था, युग ऐसा था कि इसको अवहेलना करना संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती चली गई। धीरे धीरे जो है रूस की जनता जो थी अपनी दयनीय दशा के बारे में या दयनीय स्थिति के बारे में जब रूस की जनता को यह ज्ञान आभास होने लगा या जानकारियां अपने मन में आने लगी और उसके ऊपर एक पाश्चात्य प्रगतिशील साम्राज्य की बात किया जाए या साहित्य का प्रभाव, यानी पाश्चात्य जो साहित्यकार लोग थे वे सारे साहित्यों का प्रभाव जब यहाँ रूस की जनता के ऊपर पड़ने लगा, तो देखिए यहाँ पे रूस की जनता जो थी, यहाँ की जनसाधारण जो लोग थे, जनता को अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लाने में, ऐसे अवस्था जो था यानी चेतन से अचेतन में लाने में ऐसे पाश्चात्य संस्कृतियों का, पाश्चात्य सभ्यताओं का प्रभाव निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोगों पे पड़ा। फिर यहाँ क्रांतिकारियों ने क्या किया कि शासन को अंत करने के लिए और बहुत तेजी से प्रयास करना शुरू कर दिए कि क्रांतिकारी के माध्यम से शासन को, यानी कि रूस के जो जारशाही व्यवस्था था, इस जारशाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए और मुश्किल घड़ी से भी, जो भी मुश्किल घड़ी आता था उस मुश्किल घड़ी से वो सामना करने के लिए तैयार हो गए। कुछ को अगर कहा जाए कि साइबेरियन, ऐसे क्रांतिकारियों में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिन क्रांतिकारियों को साइबेरियन में भेज दिया गया, क्योंकि क्रांति की पृष्ठभूमि पहले से ही यहाँ पे तैयार हो गई थी, जिसका एकमात्र श्रेय अगर कहा जाए कि यहाँ जर्मनी को यह श्रेय प्राप्त कहा जा सकता है कि जर्मनी को यह श्रेय प्राप्त था। इसलिए इस क्रांति के अगर हम कहें कि कारणों के रूप में, यानी बोल्शेविक क्रांति के कारणों के रूप में देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, यानी इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि 1905 ईस्वी के जो क्रांति हुआ था, यह एक इसका कारण हो सकता है कि 1905 ईस्वी के क्रांति, यानी कि 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, इस क्रांति के बाद रूस में जो संसद था उस संसद के रूप में वहां स्थापना किया गया, लेकिन अभी तक वहां पे जो राज्य का शक्ति था वह शक्ति सम्राट और उसके दरबारियों के हाथों में ही सिमट कर रह चुकी थी, क्योंकि यह सम्राट के शक्ति सम्राट के हाथों में सिमट कर रहने का काम किया था। सम्राट में, यानी सम्राट के जो मनमानी को रोकने का कोई यहाँ साधारण जनता जो थी उसके पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि जनसाधारण लोग जो थे ये सम्राट के मनमानी को कैसे रोक पाएंगे, इनके पास उस तरह का अधिकार भी नहीं था, और जिसका परिणाम आप देखेंगे कि उसकी
निरंकुशता जो थी, वहाँ के सम्राट की जो निरंकुशता थी, वो धीरे 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 और तेजी से बढ़ती जा रही थी। और इसका परिणाम यानी कि रूस की जनता अत्यधिक अपने आप में वे अपने आप को दुखी समझने लगी थी और वह इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक तरह की क्रांति करने के सोच में पड़ी हुई थी। फिर हम दूसरे इसके कारण में देखेंगे कि चर्च की स्थिति किस प्रकार की थी। तो इस क्रांति का एक सबसे अगर हम महान कारण के रूप में समझें तो चर्च के यानी कि चर्च की जो व्यापक स्थिति था और चर्च के व्यापक स्थिति में जनता जो थी अत्यधिक मन के अंदर जो दुख बनाई हुई थी। तो क्योंकि चर्च में राजा जो थे, राजा को मनमानी करने को पूरा अवसर दिया गया था कि राजा अपने मन से जो भी करना चाहते हैं मनमानी कर सकते हैं, ऐसे अवसर राजा को दिया गया था। फिर यहाँ कुलीन श्रेणी की बात समझते हैं तो कुलीन श्रेणी में देखेंगे कि रूस की जो नौकरशाही और कुलीन श्रेणी के राजा जो होते थे, ऐसे राजा के पक्ष में ही वे लोग होते थे क्योंकि वे लोग राजा को मनमानी करने के लिए खासकर उनके पक्ष में चले जाते थे, उन्हें उभाड़ा करते थे, जिससे वे जनसाधारण जो होती थी, जनसाधारण के बीच में बहुत बड़ा असंतोष के रूप में यह व्याप्त होते चला जा रहा था। फिर हम यहाँ सैनिक वर्ग की स्थिति को समझते हैं चौथे कारण में। तो सैनिक वर्ग की स्थिति जो था, रूस की सेना के लिहाज से अगर देखा जाए कि सेना बड़ी खुशहाल थी क्योंकि रूस में एक तरह से जो सैनिकों को सुखपूर्व जीवन व्यतीत करने के लिए सभी साधन प्रदान किए जा चुके थे। और जब सभी साधन ऐसे सेनाओं को प्रदान किए जा चुके थे, इसलिए सैनिक वर्ग में भी यहाँ राजा के पक्ष में ही था। और इस तरह से वो जैसे इसका वजह कहा जा सकता है कि जनता में एक भारी असंतोष धीरे धीरे फैलते चला जा रहा था क्योंकि सेना भी राजा के ही पक्ष में काम कर रही थी। और फिर हम देखेंगे अगले पांचवें यहाँ बिंदु पे कि अशिक्षित जनता। तो जनता जो थी वहां की अशिक्षित स्थिति में थी। तो अशिक्षित जनता में कहा जाता है कि रूस की जनता जो थी अधिकांश जनता के रूप में अगर हम तुलना करते हैं तो बिल्कुल अशिक्षित रूप में थी, अशिक्षित दशा में थी। इसी कारण से अगर कहा जाए कि राजा तथा उनके जो सभी कर्मचारी गण के लोग होते थे, साधारण जनता पर अत्याचार करने में वे बिल्कुल सफल हो रहे थे। और इन अत्याचारों से भी रूस में एक तरह के अगर स्थिति को देखें कि अत्यधिक असंतोष की दशा फैल चुका था। फिर हम यहाँ छठे के रूप में देखेंगे कि स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था। तो स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था में देखेंगे कि यूरोप में खासकर जो अधिकतर राज्य थे, वैसे राज्यों में लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हो चुके थे। और जब लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित वहां हो चुके थे तो उसमें कहा जाता है इसलिए वहां राज्य की जनता के अंदर यानी एक तरह के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना वहां की जनता चाह रही थी। और इसका परिणाम अब देखेंगे कि यही युद्ध होना तय था। अब फिर हम अगले बिंदुओं पर देखते हैं, सातवें बिंदु पर। तो जनता में एक तरह की जागृति की बात हम ले सकते हैं कि जनता में जागृति। तो जनता में जागृति की बात अगर समझते हैं तो सन 1905 ईस्वी में जो घटना वहां घटा हुआ था रूस में कि यहाँ एक क्रांति हुआ और क्रांति के कारण जनता जो थी, जनता में पूर्ण रूप से जागृति प्रदान करने के लिए यानी कि जनता के अंदर यह जागृति प्रदान हो ही चुका था, अर्थात तो जनता के अंदर जागृति आ गई थी और वह मताधिकार, संसद और यहाँ तक कि प्रतिनिधि आदि शब्द के अर्थ भली भांति सभी जनता वहां समझने के स्थिति में आ चुकी थी। वह जनता ये बातों को समझ चुकी थी कि संसद क्या है, उसके बाद यहाँ मताधिकार क्या होता है, प्रतिनिधि सभा क्या होता है, तो आदि आदि बातों को जनता भली भांति समझ चुकी थी। और राजनीतिक लिहाज से अगर देखते हैं कि राजनीतिक अधिकारों को वह अब बिल्कुल अच्छे ढंग से पहचान भी चुकी थी वहां की जनता। और जिसके कारण कहा जा सकता है कि रूस की जनता स्वेच्छाचारी जो शासन था यानी कि जो एक तंत्र की व्यवस्था था, एक तंत्र शासन प्रणाली थी वहां की, इस शासन प्रणाली को मिटाने का वे भरपूर अवसर का प्रयास कर रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। और यह भरपूर अवसर जैसे ही मिला तो संक्षेप में हम यह बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वहां की जनता जो थी यानी हम यह स्पष्ट रूप से यही बात कहा जाएगा कि जनता वह क्रांति के इंतजार में थी और समय आ गया तो क्रांति होना तो तय था। फिर हम आठवें बिंदु पर देखेंगे तो आठवें बिंदु में व्यवसायिक क्रांति हम देखेंगे। व्यवसायिक क्रांति, तो व्यवसायिक क्रांति में भली भांति हमें यह समझ में आएगा कि व्यवसायिक क्रांति के पक्ष में अगर कहा जाए कि इसके कारण के रूप में अगर हम समझते हैं कि बड़े बड़े कल कारखाने जो थे वहां के यह खुल गए थे। और बड़े बड़े जब कल कारखाने खुल गए थे तो इन कारखानों में बहुत से ऐसे मजदूर जो थे काम किया करते थे। शहर में रहने से यानी कि शहर में जो रहने से मजदूर होते थे, मजदूरों में एक तरह की जागृति आने लगी थी, शहरीकरण उसके अंदर छाने लगा था। और जब मजदूर शहरों में रहने लगेंगे, जैसे आप भोजपुरी में एक कहावत सुनते हैं, तो पढ़े तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ। तो शहर में बसाने का मतलब क्या समझते हैं
कि जब वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, शहर में रहने लगेगा, शहर के कल्चर को समझ जाएगा, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में कुछ समझेगा, क्योंकि अच्छे लोगों के जब संपर्क में रहेगा तो बहुत बातों को समझेगा। तो यही स्थिति वहां रूस में भी थी कि जब कल कारखाने खुलने लगे, वहां की जनता शहर में रहने लगी, अनपढ़ होने के बावजूद भी जब शहरी कल्चर में वो ढल गई तो निश्चित रूप से उचित अधिकारों की मांग करना स्वाभाविक हो जाता है जनता के लिए, यहाँ मजदूर वर्ग के लिए। और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जब उचित अधिकार नहीं मिलेगा तो लोग जो थे अधिक आर्थिक क्षेत्र से यानी कि क्रांति लाने के लिए एकदम जागरूक हो चुके थे। और जब आर्थिक रूप से क्रांति लाने के लिए जागरूक थे तो क्रांति का बस इंतजार हो रहा था कि वह समय कब आएगा, वह घड़ी कब आएगा, वह पल कब आएगा। और ये जब पल आया तो एक क्रांति का एक कारण बना। फिर हम देखेंगे साम्यवादी विचारों का प्रभाव। तो साम्यवादी विचारों के प्रभाव में देखेंगे कि साम्यवादी विचारों का यानी जनता पर एक तरह से गहरा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। जनता जो थी उसके अंदर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव जब आने लगा तो साम्यवादी पूंजीवादी को अपनी फूटी आंखों से कभी देखने के प्रयास में नहीं रहते थे, अर्थात उसे देखने पे एक तरह का जलन जैसा अपने आप में महसूस करते थे। अतः इस तरह से हम साम्यवादी पूंजीवादी को मिटाकर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार जैसे कहा जा सकता है कि एक ऐसी व्यवस्था का वे प्रचार करने में लग गए थे, और जो व्यवस्था का प्रचार करने में वे प्रचार भी कर रहे थे जिससे शासन की सारी शक्ति जो थी मजदूरों के हाथों में और गरीब किसानों के हाथों में रहे, और कल कारखानों पर मजदूरों का अपना अधिकार बना रहे। रूस की गरीब जनता के बारे में यहाँ बातें करेंगे कि रूस की गरीब जनता जो थी और वहाँ के मजदूरों की एवं बड़ी संख्या में इस प्रकार की बातों में यहाँ प्रभावित होते हुए नजर आता है। और वे अधिक से अधिक कहा जा सकता है कि संख्या में साम्यवादी दल के रूप में वे साम्यवादी दल में शामिल होने लगे और एक क्रांति का यहाँ लहर दौड़ने लगा। फिर हम 10वें बिंदु पे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों की घोषणा। तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें दो तरह के राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र में थे और दूसरे मित्र राष्ट्र में थे। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा भली भांति कर चुका था कि जनता की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है। इसमें घोषणा हुआ था वहां कि जनता के स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई लड़ा जा रहा है। इस घोषणा का रूस की जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब रूस की जनता पर इसका प्रभाव पड़ा तो रूसी लोग जो थे या रूस की जनता जो थी स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए सम्राट के स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था जो था, इस शासन व्यवस्था में एक तंत्र शासन का अंत करने के लिए वे तत्पर हो चुके थे। फिर हम यहाँ अगले बिंदु पर देखते हैं 11 में कि जागृत रूस की मध्यम श्रेणी। तो जागृत रूस की जो मध्यम श्रेणी थी या इसके बारे में अगर हम बताते हैं तो जैसे हम समझेंगे कि रूस में जो मध्यम श्रेणी के लोग यहाँ थे वे शिक्षित अवस्था में थे, शिक्षित दशा में थे। उसी समय यूरोप में नई विचारधाराएं फैल भी रही थी। बहुत से विद्वान जो पुस्तक द्वारा नवीन विचारों को यहाँ प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे थे। बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद जनसाधारण की भाषा में यहाँ करने का प्रयास भी किया गया। जो भी पुस्तकें लिखी जा रही थी उसका जनसाधारण भाषा में उसका प्रचार किया जा रहा था, जिसमें रूस की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा था। छात्र जो होते थे, छात्रों पर एक कहा जाए कि इन पुस्तकों को पढ़ने में भारी प्रभाव देखने के लिए मिला, क्योंकि छात्रों ने जब इस पुस्तक को पढ़ा तो पुस्तक को पढ़ने के बाद छात्रों के मन में एक तरह की क्रांति की लहर दौड़ी। और जिस देश में, जिस राष्ट्र में छात्र यदि एकमत होने लगे तो वहां की शासन व्यवस्था को भी उखाड़ना बहुत आसान सी बात हो सकती है। तो ठीक से समझने कि अगर छात्रों के अंदर कहा जा रहा है कि उनके देश को कल्याण यहाँ नवीन विचारों पर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के रूप में या राजनीतिक क्षेत्र में सुधार करने के या ऐसे सुधार करने से ही संभव हो सकता था, यह सोच छात्रों के अंदर आ गया। और इस तरह से क्रांति जो थी रूस में एक क्रांति की लहर बहुत तेजी से फैलते हुए नजर आने लगी और यह क्रांति जो था का एक रूप पकड़ लिया। फिर हम यहाँ अगले बिंदु पर देखते हैं कि 12 नंबर पॉइंट अगर हम कहते हैं तो इसमें देखेंगे कि रूस की खराब आर्थिक दशा जो थी, रूस की दशा जो थी बहुत ही खराब थी। और रूस की खराब दशा जो थी इसके बारे में देखते हैं कि महायुद्ध जब होता है तो ऐसे महायुद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्र का पक्ष लेने का काम किया था, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था कि इसमें दो तरह के राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र की तरफ, एक मित्र राष्ट्र की तरफ। तो रूस जो था मित्र राष्ट्र की तरफ था। शुरू में अगर कहा जाए कि रूस ने इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने का काम किया, लेकिन युद्ध जो था बहुत दिनों तक जब चलते रहा तो जिससे रूस की दशा धीरे धीरे खराब होते चली गई। और जैसे ही थोड़े ही दिनों के बाद रूस अपने स्थिति को समझ गया तो अपनी स्थिति में आ गई तो सर्वत्र अन्न के बारे में, ईंधन के बारे में और कपड़े के बारे में
आप देखेंगे कि वहां रूस में कमी होना शुरू हो गया। और जैसे ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में आता है सारी चीजें, तो जब इन मूल आवश्यकताओं की कमी होने लगा तो इसका कारण यह हुआ कि सभी चीजें जो थी इसका मूल्य बढ़ने लगा, अर्थात महंगाई का दर वहां बढ़ने लगा, वस्तुओं पर पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित होना तय हो गया। और इस तरह से जो था सर्वसाधारण लोगों को यहाँ भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए यहाँ एक तरह से बहुत ही बुरा दशा देखने के लिए स्थिति आने लगा। और जैसे ही यहाँ पूंजीपति जो थे, अतः ऐसी स्थिति में जो वहाँ के रूस की जनता की जब हालात बिगड़ना शुरू हो गया तो समझिए कि यहाँ सरकार इसको संभालने में नाकाम साबित हुई। और जब सरकार इसे संभाल नहीं सकेगी तो समझिए कि उस राष्ट्र में तो क्रांति होना तय है, जो एक क्रांति का कारण बनेगा ही। और फिर यहाँ देखेंगे अगले पॉइंट में देखते हैं कि भोग विलास जो भोगी विलासी राजा की जो जिंदगी था, तो राजा का भोग विलास जिंदगी, तो भोग विलास जिंदगी में जैसे आप देखेंगे इसके पहले भी जिक्र हुआ है कि रूस की स्थिति को संभालने के लिए सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का विशेष यहाँ कमेटी के माध्यम से भी यानी विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की गई। लेकिन यहाँ जिसे राजा से प्रार्थना जिन लोगों ने किया, जो लोग राजा से जाकर प्रार्थना अपना करने लगे, तो समझिए कि वह स्वयं शासन सूत्र में अपने हाथों से लेकर देश में सुधार करें। और ऐसे स्थिति पे बात होने लगा। लेकिन भोग विलासी राजा जो थे और उनके जो दरबारी लोग थे, राजा के साथ साथ दरबारी भी भोग विलास में एकदम अकर्मण्यता का सिद्धांत का पालन करने लगे थे। इसी का परिणाम यहाँ देखा जाएगा कि यही दशा वहां बना रहा। और जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां रूस की जनता में एक विशेष आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और जैसे ही आक्रोश की उत्पत्ति उत्पन्न हुई तो समझिए कि रूस में यह लड़ाई होना तय था। फिर हम अगले बिंदुओं पर विचार करें तो अगले बिंदुओं पर देखेंगे क्रांति का विस्फोट। तो क्रांति का विस्फोट जो होता है यहाँ रूस में, या क्रांति के विस्फोट में जैसे आप 7 मई 1917 ईस्वी के समय के बारे में समझेंगे कि 7 मई 1917 ईस्वी को रूस में जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति में यानी प्रथम अगर कहा जाए तो एक विस्फोट के रूप में यह कहा जा सकता है कि रूस के लिए यह एक क्रांति नहीं बल्कि एक विस्फोट की स्थिति था। क्योंकि जो वहां पे एक जगह है पेट्रोग्राड, तो पेट्रोग्राड में आप देखेंगे कि वह पेट्रोग्राड की सड़क पर स्थिति इस प्रकार से हुआ कि वहां के सड़क पर गरीब मजदूर जो थे, किसान थे और साथ में जो जज थे वहां घूमने लगे थे। और सैनिक जो थे, सैनिक को सरकार की ओर से अधिकारियों पर एक विशेष तरह के जैसे गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। अधिकारियों के माध्यम से सैनिकों ने क्या किया कि ऐसे लोगों पर गोली चलाने का आदेश जब मिल गया तो गोली चलाया। लेकिन सैनिक वर्ग भी क्रांतिकारी विचारों का एक तरह से कहा जा सकता है कि वैसे विचारों से वो भी प्रभावित थे, तो गोली चलाने का आदेश मिला। लेकिन सैनिकों के अंदर भी क्रांति करने का एक लालसा बना हुआ था, क्योंकि वो भी सम्राट से बिल्कुल दुखी थे। और इस तरह सैनिक जो थे भूखे और गरीब मजदूरों पर गोली चलाने से मानवता के नाम पर इनकार कर दिए। और मानवता के नाम पर जब इन लोगों ने इनकार किया, इन लोगों ने गोली चलाने से बिल्कुल पद को ही त्याग कर देना उचित समझा। और इस तरह से यह देखा जाए कि ऐसे लोगों पर गोली चलाने से जब सैनिकों ने इनकार कर दिया तो अब रूस के कोने कोने में क्रांति की अग्नि फैलने लगी। क्योंकि जनता, मजदूर, शोषित वर्ग के लोग और जब यहाँ सैनिक भी साथ में आ जाएंगे तो वहां निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्रांति देश के लिए, राष्ट्र के लिए या वहां के प्रशासन के लिए यह रोकने वाली बात नहीं हो सकता है, रोकने के लिए संभव नहीं हो सकता है। ऐसे स्थिति और भी गंभीर होते चली जा रही है। और ऐसे स्थिति जब गंभीर हो गई तो अब रूस में के कोने कोने में क्रांति का लहर फैल गया। और खासकर कहा जा सकता है कि सभी जगह पर हड़ताल होने तय हो गए, हड़ताल होना चालू हो गया। और इसके साथ ऐसे ही विषम परिस्थिति में संसद को भंग कर देने की घोषणा भी कर दी गई कि जब ऐसे विकट परिस्थिति आया तो संसद को भंग करने की घोषणा की गई। लेकिन संसद के सदस्य जो थे या सदस्य लोगों ने राजा की इस घोषणा को बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि पुरजोर विरोध करने का यहाँ काम किया। इससे परिस्थितियां और भी अधिक बिगड़ती चली गई। और खासकर लेकिन अंत में राजा जो थे, राजा क्रांतिकारियों के सामने निश्चित रूप से जब पूरे देश क्रांति में आ जाएगा तो राजा को तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना हो बलशाली राजा क्यों ना हो। तो यहाँ राजा को झुकना पड़ गया। और जब राजा यहाँ पे झुक गए तो कहा था कि राजा के जो समर्थक थे या सैनिकों ने कुछ गोलियां चलाई, लेकिन
जैसे जरूरी नहीं है कि सभी राजा के विरोध में ही जाएंगे, क्योंकि कुछ राजा के समर्थक भी थे तो कुछ ने गोलियां चलाई, लेकिन कहा जाता है कि एक सामूहिक सरकार का स्थापना का यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया कि एक सामूहिक सरकार का स्थापना यहाँ किया जाए। और 14 मार्च 1917 ईस्वी के समय में यह कहा जाता है कि रूस में एक सामूहिक सरकार की स्थापना का प्रस्ताव जब पारित किया गया तो 5 मार्च को सम्राट ने स्वयं क्या किया कि निकोलस द्वितीय को पद त्याग कर देना पड़ा। जो जाद निकोलस द्वितीय वहां पे थे तो उसे पद त्याग करके हटना पड़ गया, और खासकर उसके स्थान पर एक सामूहिक सरकार की स्थापना करने की वहां घोषणा जब हुई तो सामूहिक सरकार की स्थापना कर दी गई। और रूस की क्रांति की खबर जो थी सुनकर लेनिन भी जर्मन सरकार की ओर से अगर कहा जाए तो वे जर्मन सरकार की ओर से सहायता में रूस में पहुंच गया, कि जर्मन सरकार की तरफ से वो रूस में आ गया। और इस तरह से रूस में पहली बार राज्य क्रांति ने रूस के रोमन राजवंश का अंत कर दिया। और फिर हम यहाँ इसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं कि द्वितीय क्रांति भी इसके बीच में होता है, तो इस द्वितीय क्रांति के बारे में यदि हम देखने का प्रयास करते हैं तो द्वितीय क्रांति का क्या उद्देश्य था, किस तरह से द्वितीय क्रांति हुआ था, तो इसमें देखेंगे कि द्वितीय क्रांति में जो सामूहिक सरकार का नेतृत्व करने वाले यहाँ लंबोव के रूप में जो व्यक्तित्व था, यानी वैसे व्यक्ति यहाँ कर रहे थे। और लिबरल दल का वे नेता भी अपने आप को थे, क्योंकि इस सरकार के विभिन्न जो दल थे इस दलों के वे नेता थे। और इस सरकार ने रूस का एक तरह से कहा जाए कि रूस का निर्माण और नवीन विचारधाराओं के आधार पर ही वह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुरानी विचारधाराएं जो थी यहाँ, वैसे विचारधाराओं वाले को कैद कर लिया गया था। और विल्सन की जो विचारधारा थी तो विल्सन की विचारधारा के आधार पर एक शासन व्यवस्था स्थापित करने का एक योजना बनाया गया। और ऐसी योजना बना जिसमें नागरिकों के आधारभूत अधिकारों की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। सभी लोगों को यानी सभी को भाषण देने और विचारों को यहाँ प्रकट करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। और इस तरह से कहा जा सकता है कि नई सरकार युद्ध को जारी रखने के पक्ष में भी नहीं थी, और जनता अब युद्ध की स्थिति में या युद्ध से बिल्कुल कहा जा सकता है कि वे मन ही मन उगताने का यानी उगता चुकी थी। और इस तरह से जनता ने नई सरकार के विरोध में यहाँ जो विद्रोह शुरू किया था तो विरोध करना शुरू कर दिया। और देहातों में, गांवों में, ग्राम पंचायतों में यहाँ संगठन बनाना शुरू हो गया। और जिससे जो साम्यवादी थे, साम्यवादियों का जोर यहाँ पे जोरों से चलना शुरू हो गया। उन्होंने यह प्रचार भी कर दिया था कि प्रचार के रूप में उन लोगों ने बताया था, साम्यवादियों ने, कि रूस के लोग को रोटी और कपड़ों की आवश्यकता है, उन्हें अब युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। और इसी कारण से यह कहा जाएगा कि नई सरकार यहाँ गिर गई और उसके स्थान पर केरेंस्की के नेतृत्व में सामूहिक सरकार का गठन करने का काम किया गया। और केरेंस्की जब नई सरकार के रूप में यहाँ गठित हुई तो नई सरकार के रूप में जब गठित हुई तो किंतु यह भी कहा जा सकता है कि उसको भी स्थिति संभालने में बहुत मुश्किलें उठानी पड़ गई। और खासकर उसे अब यहाँ कहा जा सकता है कि सिपाही अब उसके शासनकाल में विद्रोह करने लगे। सरकार का संगठन हुआ किंतु उससे भी स्थिति जब संभल नहीं पाई तो सिपाही विद्रोह करने लगे और वे समर भूमि को छोड़कर वापस लौटने लगे। और इसी तरह से जर्मनी की जीत होने लगी और केरेंस्की को भी यहाँ से फिर से क्या हुआ कि पद को त्याग कर देना पड़ा। और इस तरह से 6 नवंबर के दिन 1917 के 6 नवंबर के दिन की घटना है कि राजशक्ति बोल्शेविक दल के हाथों में वापस आ गई। ठीक इसी समय लेनिन यहाँ रूस पहुंच चुका था और जब लेनिन रूस पहुंचा तो उसने अब क्रांति का नेतृत्व जो था वो करना शुरू स्वयं कर दिया था। और इसके साथ साथ अपने जो दल की शक्ति था उसको बढ़ाने के लिए कठोर नीति का वो सहारा भी लेना शुरू कर दिया। इस संबंध में इतिहासकार अपने अपने विचारों को अलग अलग ढंग से पेश करते हैं। और 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्राग्राड में रूस को दूसरी बार क्रांति और फिर 8 नवंबर को लेनिन ने यह घोषणा भी कर दिया था, जो लेनिन का एक घोषणा पत्र था जिसमें उसने घोषणा के रूप में कहा कि जर्मनी के साथ अगर संधि करके युद्ध का अंत कर दिया जाए। दूसरा उसने घोषणा किया कि जमींदारों के जो जमीन है उस पर अधिकार को समाप्त कर दिया जाए और जो भी जमींदार हैं जमींदारों को किसी तरह का हर्जाना इसके बदले में नहीं दिया जाए। ऐसे लेनिन का एक घोषणा था।
लेनिन द्वारा तो यहाँ तक भी कह दिया गया कि जो भी पुराने अफसर हैं उन पुराने अफसरों को हटाकर नए अफसर की बहाली कर ली जाए। फिर उसने और भी बातों को कहा कि शासन की जो इकाई है वो सोवियत को ही माना जाए, और खासकर इस तरह से लेनिन जो थे, लेनिन को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जर्मन और उसके जो भी यहाँ साथी थे तो साथियों ने उसका एक तरह से लिटोवस्क की संधि करके युद्ध को अंत करने का काम किए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों को हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से कारण से यहाँ रूस की क्रांति हुआ। फिर हम लोग इसके बाद 5वें प्रश्न को देखेंगे, जो इसका हर एक प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके परीक्षा में मान के चलिए कि यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप मेरे 10 प्रश्न का सही ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में प्रथम श्रेणी में भी उत्तम मार्क्स लाने में कोई बाधा नहीं हो सकता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस पर लगे रहें और उम्मीद रखें कि हर तरह के समाधान करने के हम प्रयास में आपके हैं। इस पहले सेट का सबसे अंतिम प्रश्न जो 5वें प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्र संघ की सफलता के कारणों का विस्तृत विवरण है। इसको भी कई तरह से प्रश्न किया जा सकता है कि राष्ट्र संघ की जो असफलता थी, राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डाला जाए, या यह भी हो सकता है राष्ट्र संघ के कारणों पे जो राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट किया जाए कि उसकी असफलता को रोका जाना संभव था कि नहीं। या यह भी हो सकता है कि यहाँ राष्ट्र संघ असफल कैसे हो गया, प्रमुख कारणों की विवेचना करें। तो ऐसे करके कई प्रश्न इसके हो सकते हैं, जिन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यही उत्तर को हम वर्णन करेंगे, इसी उत्तर को हम लिखने का काम करेंगे। पहले हम राष्ट्र संघ के बारे में जानने से पहले हम इस बात को अवश्य जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना आखिर में किया क्यों गया, राष्ट्र संघ की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो जैसे आपने देखा था या आपने इतिहास में इसको अध्ययन किया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी में हुआ। इसके पहले न कोई ऐसा विश्व युद्ध हुआ था और न भविष्य में ऐसा हो। ऐसे उद्देश्य को लेकर, ऐसे लक्ष्य को लेकर एक संघ का निर्माण करने का सोच यहाँ रखा गया, और ऐसे संघ के निर्माण करने का सोच जब रखा गया कि भविष्य में इस तरह के खतरनाक और इस तरह के विनाशकारी युद्ध नहीं हो, जिससे कई तरह के देश यहाँ प्रभावित जो हुए थे इस युद्ध में ऐसे प्रभावित नहीं हो, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक संघ का निर्माण किया गया, जो संघ को राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। और इसी राष्ट्र संघ के बारे में देखा गया कि जब राष्ट्र संघ यहाँ गठित ही किया गया, राष्ट्र संघ की स्थापना ही किया गया, फिर भी आप 1939 से लेकर 1945 के बीच में एक दूसरा फिर विश्व युद्ध देख लेते हैं, जो उससे भी भयानक और उससे भी विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। तो आखिर में यह राष्ट्र संघ असफल नहीं होता तो यहाँ दूसरा विश्व युद्ध होने की स्थिति नहीं होता। तो इसी आधार पर दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया 1945 ईस्वी में। तो इसी प्रकार यह इसमें हम जिक्र करेंगे कि यह राष्ट्र संघ जो था आखिर में असफल हुआ तो कैसे हुआ। इस पे हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग पॉइंट के माध्यम से हम इस पे जिक्र कर सकते हैं कि राष्ट्र संघ के असफल होने का क्या क्या कारण था। जिन कारणों में हम सबसे पहले अगर कहें कि जर्मनी, जापान और इटली की साम्राज्यवादी नीति, इसका सबसे प्रमुख कारण के रूप में हम समझ सकते हैं कि इटली जो था, जर्मनी था, जापान था, इसके अंदर जो राजनीतिक और साम्राज्यवादी भावना इस प्रकार से बन चुकी थी कि वे अपने आप में बिल्कुल ओतप्रोत स्थिति में बने हुए थे, और इतने ओतप्रोत स्थिति में बने हुए थे कि जर्मनी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लेने के प्रयास में थे। जर्मनी चाह रहा था कि मेरी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो वापस आ जाए, और ऐसे शक्ति को फिर से वे जो प्रतिष्ठा थी जर्मनी की, जो पुरानी शक्ति थी, उस शक्ति को फिर से बरकरार करने के लिए वे अपने मन में एक तरह का सोच बनाया हुआ था। और साथ में वर्साई की संधि जो हुआ था, यहाँ वर्साई की संधि के द्वारा उस पर इतनी बड़ी यहाँ क्योंकि यहाँ जर्मनी पर एक तरह का संधि जबरदस्ती उस पर थोपने का काम किया गया था, और वह संधि क्या था तो वर्साई की संधि। और ऐसे वर्साई की संधि जब उस पर थोप दिया गया था, इसमें उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया गया था। उस पर कई तरह की शर्तों को मानने से मजबूर किया गया था कि जर्मनी को ऐसे ऐसे शर्तों को मानना पड़ेगा, और उसकी पूर्ति होना एकदम यह जर्मनी अपने आप में सोच रहा था, लेकिन पूर्ति होना बिल्कुल असंभव था। उसी क्षेत्र में उसने अपने को यहाँ असमर्थ पा रहा था, और जर्मनी जब अपने को असमर्थ पा रहा था क्योंकि उसको बहुत सारे यहाँ जनता को अगर कहा जाए कि बहुत सारे जन और धन की क्षति का सामना भी जर्मनी को करने की स्थिति में ला दिया गया था वर्साई की संधि के माध्यम से।
उसके बाद जर्मनी को यहां तक पंगु, अर्थात सीधे कहा जा सकता है कि जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना देने का काम किया गया था। या यह भी कहा जाता है, एक प्रश्न आपके द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भी आता है कि वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। यदि हाँ तो स्पष्ट करें। तो आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि वर्साई की संधि इतना महत्वपूर्ण था जो जर्मनी को पंगु बना दिया गया था। और हिटलर का जब उदय होता है तो हिटलर के उदय होने के साथ साथ यहाँ क्या होता है कि जर्मनी पे जो वर्साई का संधि थोपा गया था कि इतनी सेनाओं को रखने का अधिकार है, आपको इतने शस्त्र अस्त्र बनाने का अधिकार है, तो कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे जो जर्मनी के लिए बिल्कुल असहनीय था। उसे सहन नहीं करने की स्थिति में वह जर्मनी अपने आप को समझ रहा था। तो समझिए कि यह एक राष्ट्र की सफलता का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, क्योंकि दूसरी ओर अगर हम देखें तो फ्रांस अपने भी अपमान का बदला लेने के लिए वो भी उग्र, माने ये कहा जा सकता है कि वह भी एकदम उत्तेजित अवस्था में था। हर समय चाहता था कि वो बदला ले ले और इसके लिए वह योजनाएं बनाने में भी अपने आप को संलग्न हमेशा रखता था। फिर यह जापान जो था, जापान एशिया महाद्वीप पर अपना एकमात्र प्रभुत्व समझने का प्रयास करता था। वो चाहता था कि एशिया महादेश पे मेरा ही प्रभुत्व रहे, चाहे वो छोटा सा ही देश क्यों ना हो। लेकिन उसके अंदर साहस इतनी बड़ी हुई थी कि वह अपने आप को एशिया महादेश पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में लगा हुआ था, जो था जापान। इसलिए वह अपने साम्राज्य के विस्तार की योजना बनाने में एकदम बृहद पैमाने पर लगा रहता था। हमेशा इस प्रयास में लगा रहता था कि मेरा साम्राज्य का विस्तार लंबा से लंबा हो। उधर फिर इटली की बात करेंगे तो इटली की दशा थी कि इटली जो था वो अभी भूमध्य सागर के तरफ, यानी भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य में बदलने के प्रयास में हमेशा अग्रसर अवस्था में रहता था। फिर यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पर अपना वह अधिकार स्थापित करने के लिए मन के अंदर सपना देख रहा था। इस तरह से अगर इन तमाम बातों को जिक्र करते हुए कहा जाए तो कुछ समय बाद जापान ने मंचूरिया और चीन पर आक्रमण कर दिया, इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, फिर जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया। और इस तरह से यह आक्रमण का दौर इतना भयानक होने लगा, आक्रमण का दौर इतना कठिनाइयों से देखा जा सकता है कि इस तरह उन्होंने राष्ट्रसंघ के नियमों और आदेशों की अवहेलना करने का काम किया। क्योंकि राष्ट्रसंघ के नियम के अनुसार किसी दूसरे देश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रभाव नहीं रखना है। तो इन तमाम बातों को ताक पे रखते हुए इन तीनों देशों ने अपने अपने कार्यों को, अपने साम्राज्य की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रसंघ के नियमों का अवहेलना करना शुरू कर दिया। और ऐसा करना अगर कहा जाए कि करने पर राष्ट्रसंघ जो था कि अन्य सदस्य भी राष्ट्रसंघ के नियमों का पालन करना छोड़ दिए। क्योंकि जब मान के चलिए कि कुछ लोग हैं जो एक सदस्य संख्या बनाए हुए हैं, एक संघ बनाए हुए हैं, उसमें से कुछ लोग नियमों को नहीं मानते हैं, तो बाकी लोग नियम क्यों मानेंगे? ये भी सही बात है कि बाकी लोग नियम क्यों मानेंगे। तो बाकी लोग भी नियमों को मानने से इनकार करने लगे, पालन करना ही छोड़ दिया। और जिसका फल यह हुआ कि राष्ट्रसंघ का यह अंत हो गया। और इसका परिणाम आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुभारंभ होता है, जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। फिर हम दूसरे बिंदु पर विचार करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रों के स्वार्थ यहाँ पे छुपा हुआ था। जो भी राष्ट्र थे, राष्ट्रसंघ में जो भले अपने आप को सदस्य रूप में बने हुए थे, लेकिन सभी के मन के अंदर एक तरह का स्वार्थ लिप्सा बनी हुई थी। क्योंकि अगर कहा जाए कि विभिन्न राष्ट्र के स्वार्थों ने ही राष्ट्रसंघ को असफल करने में भरपूर सहयोग दिया। क्योंकि यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सभी राष्ट्र जो थे अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में बिल्कुल मग्न हुआ रहते थे, और साथ में वे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति को ही सर्वोपरि स्थान देने का काम करते थे। सबसे ज्यादा उनका यही सोच होता था कि स्वार्थ की पूर्ति मेरी हो। यहाँ राष्ट्रसंघ जो था, राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए लोग स्वार्थ को परित्याग करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि अपने स्वार्थ को अपनाने के पक्ष में थे। फिर भी कुछ शक्तिशाली राष्ट्र जो थे इसी वजह से राष्ट्रसंघ में शामिल भी हुए थे, क्योंकि उनका यह सोच था कि एक संघ बनाकर और दूसरे राज्यों पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाए। और बहुत से कुछ कारणों से अगर कहा जाए कि इसकी सदस्यता को भी उन लोगों ने त्याग देने का काम किया था। अमेरिका शुरू से ही इसका सदस्य नहीं बना था, अमेरिका नहीं इसका सदस्य था, और वो जानता था कि अगर हम सदस्य रहेंगे तो हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसलिए वो शुरू से ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। और खासकर जबकि इसकी स्थापना में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे विल्सन का बहुत बड़ा यहाँ हाथ था।
वे स्थापित तो कर दिए लेकिन खुद उसके सदस्य नहीं बने। अगर कहा जाए कि अमेरिका जब शुरू से नहीं था तो उसके मन के अंदर कुछ इस तरह की कूटनीति चालें थी, कुछ इस तरह की विचारधाराएं थी जो अपने विचारों को स्वार्थ पूर्ति में वह लिप्त रखने का प्रयास कर रहे थे। तो राष्ट्र के स्वार्थों की को रोकता है तो इस कार्य में वह सफल भी होता है। और इस तरह से विल्सन जो थे, विल्सन ने ऐसा न कर राष्ट्रसंघ की असफलता के मार्ग में एक तरह के बहुत बड़े प्रशस्त भूमिका के रूप में अपने आप को साबित किए। जर्मनी की बात जैसे मैंने अभी किया था, इटली की बात किया, जापान की बात किया, इन लोगों ने भी राष्ट्रसंघ की दुर्बलता का लाभ उठाने का भरसक बेहद ही प्रयास किया और वे राष्ट्रसंघ से अलग होने का काम भी किए, क्योंकि इसकी दुर्बलता जो थी, इसकी कमजोरियां थी, इसका भरपूर लाभ उठाए और इस संघ से अलग हो गए और छोटे छोटे राज्यों को वे अपने अधीन करने में लग गए। अपने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की, साम्राज्यवादी होड़ को और तेजी से विकसित करने में ये तीनों देश लग गए, जर्मनी, जापान और इटली। फिर यहाँ पे वास्तविकता तो यह बन चुकी थी कि यहाँ प्रधान जो था राष्ट्रसंघ की सत्ता को राष्ट्रसंघ के अधिकारों के संबंध में कहा जाए कि वह नहीं देना चाहते थे और अपनी जो उत्तरदायित्व था अपने अंतर्राष्ट्रीय और विदेश नीतियों पर ही किसी तरह के वह नियंत्रण करने में या नियंत्रण मानने को तैयार भी नहीं थे और इसके फलस्वरूप कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ का पतन होना तो तय था। फिर हम इसके अगले बिंदुओं पर जिक्र करते हैं कि निशस्त्रीकरण की असफलता। तो निशस्त्रीकरण यानी कि राष्ट्रसंघ में यह भली भांति कहा गया था कि निशस्त्रीकरण पर जो होड़ लगी हुई है उसको रोकने का प्रयास किया जाए, सभी देश निशस्त्रीकरण को रोके, लेकिन यह सिर्फ एक कानूनी किताब के रूप में वहां पे साबित हुआ। निशस्त्रीकरण की यहाँ सफलता देखने के लिए मिलता है क्योंकि इस सर्वत्र अगर कहा जाए कि इस पवित्र राष्ट्रसंघ का जो यहाँ स्थापित करने का काम किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति और व्यवस्था की स्थापना करना, यानी शांति की स्थापना करना ही यहाँ भविष्य में युद्ध को रोकना ही इस राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राष्ट्रसंघ तथा वर्साई की संधि के द्वारा जो अभी हारे हुए प्रदेश थे, तो हारे हुए राज्यों को निशस्त्रीकरण पर रोक लगा दिया गया था। फिर भी अन्य राष्ट्रों को भी निशस्त्रीकरण की योजना बनाई गई थी कि जो भी राष्ट्र हैं जो हारे हुए नहीं भी हैं, तो निशस्त्रीकरण की योजना उनके लिए भी बनाई गई थी कि उन्हें शस्त्रीकरण के रूप में इतने शस्त्र को तैयार करने हैं, इतने सेनाओं को रखना है। तो इस तरह के एक नियम बनाए गए थे, लेकिन यहाँ कहा जाता है कोई राष्ट्र इसका कार्यरूप देने को तैयार नहीं था। सभी ने इस नियम को तो सुना था, सभी ने जाना था, लेकिन इसके कार्यरूप क्षेत्र पे कोई लागू करने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने अपनी सेना कम नहीं करने का काम किया, सभी देश अपनी सेना बढ़ाकर अपना होड़ आगे बढ़ाने के प्रयास में थे और इस दिशा में राष्ट्रसंघ की सफलता कहा जा सकता है कि नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रसंघ यहाँ पे बिल्कुल असफल साबित होता है। इसके लिए एक नहीं अनेक सम्मेलन भी करने का काम किया गया और जब अनेक सम्मेलन किया गया, लेकिन स्वार्थी राष्ट्रों के स्वार्थ जो थे, स्वार्थ के कारण ही अगर कहा जाए कि स्वार्थ के कारण वे अब असफल, सभी के सभी असफल रहने का यहाँ पे भूमिका निभाए। वास्तव में अगर कहा जाए तो वास्तव में वास्तविक रूप से वह राष्ट्रसंघ की जो योजना था, यानी कि राज्य अपने स्वार्थों को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थे। बदले में अगर कहा जाए कि उल्टे हर एक राज्य जो थे अपने अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने के होड़ की प्रवृत्ति में लगे हुए थे। सभी राष्ट्र चाहते थे कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र मजबूत अवस्था में रहे ताकि हम दूसरे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित रखें, और किसी राज्य को अपनी सीमा में से संतुष्टि नहीं था। सभी राष्ट्र चाह रहा था कि मेरी सीमा की वृद्धि किया जाए, मेरे सीमा की वृद्धि हो। इसलिए उनकी राय में निशस्त्रीकरण उन्हें नहीं बल्कि अगर कहा जाए कि उनके पड़ोसी राज्यों को भी करना चाहिए था, जिसके कारण से आवश्यकता से अधिक अस्त्र शस्त्र थे और इसी कारण से आवश्यकता से अधिक जब अस्त्र शस्त्र बनने लगे तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का तो बीजारोपण तो तय ही है, क्योंकि सभी देश चाह रहे हैं कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र होगा, मैं अपनी सीमा का वृद्धि करूंगा, मेरा क्षेत्र जो होगा और लंबा चौड़ा होगा, और इस तरह से यह राष्ट्रसंघ के नियमों का पालन नहीं करने की बात छोड़ दीजिए, बल्कि राष्ट्रसंघ के अवहेलना करने की स्थिति में परिस्थिति उत्पन्न हो गई। फिर हम इसके अगले बिंदु पर देखते हैं कि सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकता का अंत जो होता है, तो सार्वभौमिकता का राष्ट्रसंघ में एक तरह के सार्वभौमिकता के अंत की अगर हम बात करते हैं कि सार्वभौमिकता का अभाव भी राष्ट्रसंघ के पतन का अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण में यह भी माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जो था इस संघ में शुरू से ही शामिल नहीं हुआ था, और जब अमेरिका जैसा देश शुरू से शामिल नहीं हुआ था, फिर हारे हुए जो राज्य थे उसको भी इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था कि जो हार गए थे देश उनको भी स्थान मिलना चाहिए था इस संघ में, लेकिन हारे हुए प्रदेशों को इसमें कोई जगह नहीं दिया गया था। तो निश्चित है कि जो देश प्रदेश हारा हुआ है वो तो बदले की भावना में तो अपने आप को
सुलगते रहेगा और बदले की भावना में सुलगेगा तो बाकी लोगों पे जो प्रतिबंध और नियंत्रण स्थापित किया गया है तो समझिए कि वे अपने आप पे नियंत्रण रखते हुए भी दिखाने के लिए नियंत्रण रखेंगे, लेकिन अंदर अंदर वे तो बदले की भावना में अपने आप को जलते भी रहेंगे। तो जब वैसे देशों को यहाँ शामिल नहीं किया गया, तो हारे हुए राज्यों को जब इसमें शामिल नहीं किया गया, तो साम्यवादी जो यहाँ रूस को बहुत समय तक इसकी सदस्यता से वंचित भी रखा गया। और रूस जो था सन 1934 ईस्वी में आप पाएंगे कि इसके सदस्य बनने को उसको अवसर दिया गया। तो 1934 में जब रूस जो था इसका सदस्य बना, इस समय तक तो जर्मनी और जापान दोनों ने अगर देखा जाए तो राष्ट्र संघ से अपना संबंध विच्छेद भी कर लिए थे, क्योंकि रूस जब आता है तो जर्मनी जापान यहाँ से वापस चले गए होते हैं, तो क्या एक दूसरे को बात मानने के लिए तैयार होंगे? यह संभव ही नहीं है। और इस तरह से 1936 ईस्वी में आप यहाँ पाएंगे कि इटली में भी इसकी सदस्यता को त्याग देने का काम किया। और इस तरह सिर्फ यहाँ कहा जाए कि 3 ही बड़े राष्ट्र जो थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रूस थे, इसके सदस्य बचे रह पाए, क्योंकि 3 देशों के सदस्यता से कोई संघ, विश्व का संघ नहीं चल सकता है। जापान था, इटली था और जर्मनी इससे जब निकल गए तो निकल जाने के बाद यह जो था संस्था एक तरह से कहा जाए तो मृत प्राय जैसा सोता हो गया। अब एक शांति प्रिय राज्यों की संस्था मात्र रह गई थी, कि मात्र शांति प्रिय राज्यों की जो शांति चाहते थे उन्हीं की संस्था बच गई थी। बाकी जो उग्र प्रवृत्ति वाले थे उन लोगों की संस्था तो नहीं थी, और वे अपने उग्रता का प्रदर्शन तो करेंगे ही। फिर अगले बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सेवा अनुपलब्ध यहाँ होता है कि राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय सेवा अनुपलब्ध कैसे होता है, तो राष्ट्र संघ के बारे में यानी इसके आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा है, सेवा को सर्वथा यहाँ पे अभाव देखने के लिए पाया गया है, जिसके कारण उन राष्ट्रों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई नियंत्रण, कोई दबाव डालने का यहाँ वे अपने आप में राष्ट्र संघ क्या था, असमर्थ स्थिति में था। और इसका कारण है कि शांति भंग होते जा रही थी, और जब शांति भंग होते जा रही थी तो वह केवल अपने निर्णय ही दे सकता था, अपनी बातों को कह सकता है, जिसको मनाना उस राष्ट्रों पर ही निर्भर था कि जिस राष्ट्र के लिए वो कहता है वो राष्ट्र चाहेगा तो ही माना जाएगा, वो राष्ट्र नहीं चाहेगा, क्योंकि राष्ट्र संघ के पास तो यहाँ पे किसी तरह का अपना सेना भी नहीं था कि जबरदस्ती अपने सेना के माध्यम से किसी राष्ट्र पे वो मनवाने का काम करे। और फिर यहाँ अगले बिंदु पर हम विचार करते हैं कि राष्ट्रीयता की प्रधानता की बात अगर देखें तो राष्ट्रीयता की प्रधानता में चूंकि हम यह कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की उपयुक्त भावना के कारण यह राष्ट्र संघ की स्थापना भले ही किया गया था, फिर भी इस महायुद्ध के बाद कोई भी राष्ट्र इस भावना को अपने मन के अंदर से हटा नहीं पाया था। और जब अपने मन के अंदर से नहीं हटा पाया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावना जो थी और उग्र होते चली जा रही थी, क्योंकि यहाँ विश्व स्तरीय कोई भी शांति समझौता नहीं चाहता था, विश्व स्तरीय शांति रूप से कोई शांति को बहाल करना नहीं चाहता था। सभी के मन में अपने मन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने इच्छाओं के प्रति, अपने जो एकाधिपत्य के प्रति एक लालसा बनी हुई थी, और वे चाह रहे थे कि हमारा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति यहाँ पे हावी हो। और राष्ट्रवादी जो प्रवृत्ति था अर्थात उसकी जो उग्रता थी युद्ध के पहले से और ज्यादा तीव्र यहाँ देखने के लिए मिलता है कि युद्ध के पहले जो उग्रता थी उससे तीव्र और हो गया। इस तरह अगर हम तमाम बातों का जिक्र करते हुए देखते हैं तो राष्ट्र संघ का असफल होना तो तय था, क्योंकि उनके पास ऐसे साधनों का सबका अभाव था, ऐसे साधन ही नहीं थे जिसके द्वारा वह विभिन्न राष्ट्रों के साम्राज्यवादी जो होड़ था, साम्राज्यवादी भावना थी, ऐसे भावना पर वो नियंत्रण या अंकुश लगाने का काम कर सके। इसके साथ साथ उसे कठोर से कठोर सजा देने का काम कर सके, उसे नियंत्रण में रखने के लिए, वो अपने आप के नियंत्रण में रखने के लिए किसी देश को विवश कर सके, इसके पास ऐसा कोई अपना साधन भी नहीं था। इस तरह से यदि शांति सम्मेलन की यहाँ जो शांति सम्मेलन हुआ था, इसका पराजित राज्यों के बदला लेने की बजाय अगर कहा जाए कि यह बदला लेने की भावना जो थी यह नहीं होती तो जीते हुए राज्य जो थे उसे व्यवहार में हारे हुए राज्यों को उचित ढंग से यहाँ पे दोनों को समान स्थान दिए जाने का काम किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद द्वितीय विश्व युद्ध इतनी शीघ्रता से नहीं हो पाता जितनी शीघ्रता से हो गया, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा कमियां आ गई, इस कमियों के कारण से द्वितीय विश्व युद्ध बहुत शीघ्रता से हो गया। नहीं तो ये हो सकता है कि इस पे कहीं अंकुश लगाया जा सकता था, क्योंकि समाजवादी जो यहाँ साम्यवादी विचारधारा था, इसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, और अमेरिका को हमेशा यह भय हमेशा बना रहता था कि रूस को भी इस राज्य में यानी ऐसे राज्यों में कोई कम भय नहीं था। लेकिन शंका के नजर से अगर देखा जाए तो शंका की दृष्टि से देख रहे थे। यदि जन कल्याण के लिए हम बातें करते हैं इसमें कि जन कल्याण के लिए अपने अपने स्वार्थों को ही जो
सभी के अंदर जो स्वार्थ था, इस स्वार्थों को ही छोड़ने की बात है कि छोड़ने को तैयार हो जाते तो राष्ट्रसंघ अवश्य ही सफल हो जाता, लेकिन कोई भी राष्ट्र था जो अपने स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो राष्ट्रसंघ की असफलता तो तय था। परंतु ऐसा जब नहीं हुआ तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, राष्ट्रसंघ का पतन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज पांचवें प्रश्न को कि राष्ट्रसंघ की असफलता के कौन कौन से कारण थे, उत्तरदायी कारणों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। और इसके बाद पुनः दूसरे सेट का आप इंतजार करें और आप चौथे प्रश्न पत्र का दूसरा सेट देखेंगे, और ये पहले सेट में दोनों सेटों को मिलाकर आपका परीक्षा का पूर्णतः 100% तैयारी कंप्लीट होगा। और इस तरह से आज के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।